मेरे होते हुए तकरीबन हमने 3 तो कॉन्टैक्ट देखे थे। एक में हमने 14 मिलिटेंट मारे थे, दूसरे में हमने 22 मारे थे। 15 या 20 कदम चलोगे तो आपके सामने पाकिस्तानी पहुंच गए। जब नीचे आया था, गुलमर्ग आया था, गुलमर्ग से मैं नीचे सोपोर तक गया था। सोपोर में हम घुस नहीं पाए क्योंकि इतनी फायरिंग हुई। हेलीकॉप्टर पायलट को मैंने समझाया कि यहाँ करना है। मैंने उनको बोला, जगह नहीं थी लैंड करने की, ठीक है। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा एक स्किड पे हेलीकॉप्टर रहेगा। मैंने कहा कितने हैं? कहता 2। मैंने कहा क्या है? कहता कमांडर। मैंने कहा अच्छा, और ये कहाँ है? घर में इतना वो मल्टी स्टोरीड हाउस है। कहता साहब, जिस विंडो के सामने आप खड़े हो ना, उसी विंडो के नीचे बैठे हुए। We have seen लक्ष्य मूवी का कवरेज। कभी कभार ना आप ऐसी चीजें कर लेते हो, जब आप पीछे देखते हो उनकी तरफ, तो वो ऐसी चीज है जो मैं दोबारा मेरे को कोई बोले करने को शायद ना करूं। 12,000 प्लस 12,000 की हाइट पे था, तो शिफ्ट टॉप कोई और 1,500 फीट के करीब ऊपर होगा। उसने पहले यहाँ पिवट बनाया, उसको हमने स्विंग कराया, स्विंग करा के वो पहुंचा उस तरफ। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज के जो गेस्ट हैं वो भी एक लेजेंडरी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं, एंड दिस टाइम ऑफ 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस द प्रेडेटर्स। एन एक्सेप्शनल वॉरियर। सर ने मोर देन वन ओकेजन, दैट इज एक से ज्यादा बार बिल्कुल मिलिटेंट्स के सामने 1-on-1 एंगेजमेंट में उनको न्यूट्रलाइज किया है। उनके अंडर व्हेन ही वाज कमांडिंग 2 पैरा एसएफ, 2 पैरा हैज हैड one of the most successful tenures in Jammu and Kashmir. And not just a warrior, he is also a scholar and a warrior. That is, padhai likhai mein bhi sir has been so good that he has topped almost every course that he has been on. It has been an absolute honor to host Colonel Deepak Bakshi, Sena Medal Bar, on our channel. And इससे पहले कि हम कर्नल बख्शी के किस्से सुने, I would like to remind you, जिन्होंने अभी तक हमारे Monks and Warriors Clips चैनल चेकआउट नहीं किया, you may like to go and check that out, क्योंकि हमारे सारे एपिसोड्स के छोटे-छोटे क्लिप्स आपको उसमें मिल जाएंगे। So we really enjoyed bringing to you Colonel Bakshi. Sir, Jai Hind sir. Thank you so much for coming on our show, sir. We are so grateful to you. हमने एक्चुअली 2 पैरा तो प्रेडेटर्स के किसी ऑफिसर से पहले हमने पॉडकास्ट नहीं किया था, तो वी वर लुकिंग आउट कि 2 पैरा के किन्हीं को बुलाना है सर। एंड जिनसे भी हमने बात की, they were all कि अगर किसी से बात करनी तो सबसे पहले you must speak to Colonel Deepak Bakshi, and he is the one who has done so much for the unit. So we are so thankful कि sir आप हमारे शो में आए sir. I think thank you so much. Firstly, with all humility, there are a lot of other officers in 2 para who've done more. We're sure. And it's just that if some people feel that I can contribute and I have contributed to the the unit, then so be it. Sorry, but आप अभी बहुत दिन से कॉर्पोरेट उसमें हैं, तो आई एम श्योर आपका नॉर्मल झुकाव इंग्लिश की तरफ हो जाता है सर। पर मैं आपको याद दिलाता रहूंगा सर। आप याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है कि सभी व्यूअर्स के लिए भी कि हिंदी। हाँ, ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जितना मैंने आपके ऊपर स्टडी किया है एंड द इंटरेक्शन हमने जो किया है सर, उसमें I won't call it you're lucky, but then आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर चीज में, चाहे वो ऑपरेशंस हो सर, you have such इतने ब्रिलियंट ऑपरेशंस, राइट, हम जिसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे सर। आपने सारे कोर्सेज में you have been top 3 में, if you have not been the best student. तो सबसे पहले सर यहाँ से हो जाए कि आपको क्या लगता है सर कि माइंडसेट या what matters actually for success? What matters, अगर ये बात मैं बोलूं तो देखो ऐसा है, शायद आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा बट देखो ऐसा है, ये ना एक माइंडसेट चाहिए है कि आपको यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग द बैरियर्स। अभी पुशिंग द बैरियर्स मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी सीमाएं हैं सर, वो हमारे मन में है, और मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मेरी कोई सीमा नहीं है। तो मैं हमेशा जब कोई मेरे को लगता था कि मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, देखते कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो मैंने अपने आप से ही लड़ाई की है और किसी के साथ नहीं की है, ना ही मैंने किसी और के साथ कम्पीट किया है। ये तो मैं मीनिंग दैट इज मेरे पास तो काफी ऐसे मिसाल हैं जहां पर कि
मैं आपको बता सकता हूँ, मैं सेकंड जनरेशन हूँ, सर। ठीक है ना, एंड बड़ा आइडियलिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी आइडियलिस्ट हूँ कि भैया देश के लिए जो करना है, मर मिटने के लिए, वो शुरू से जज्बा था तो अभी भी है। पर ये था कि उस समय क्या था कि जब मैंने ज्वाइन किया सर, 2-3 चीजें मैंने अपने दिमाग में ये सोची। पहली बात तो अगर आप कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में ये था कि जब पहला कोर्स करने लगा तो किसी ने मेरे को ये बोला कि देख, कुछ भी कर, ठीक है, तूने 3 महीने का कोर्स कर, 6 महीने का कोर्स कर, 10 महीने का कोर्स कर, जो करना कर। अगर कोर्स कर लिया और उसके बाद तूने अपने मन में ये सोचा कि काश मैं ये कर लेता, तो मैं उस कोर्स पे ये कर लेता, ये बन जाता, वो काश वर्ड नहीं आना चाहिए। सो मैंने ना ही कोर्स में, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये रखा है, जब कोई चीज की है तो पूरा अपना दिमाग, अपने सब कुछ दे के वो वर्ड काश नहीं आने दिए कि काश मैं कुछ कर लेता। सर, इट शोज। पर ये बेसिकली है कि दिस इज मेरी फिलॉसफी रही है जिंदगी में कि जैसे जब मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहा था, हम लोग 3-4 लोग थे जो कि बेस्ट वायो के लिए, बेस्ट यंग ऑफिसर के लिए हम लोग आगे थे। और एक जब हमारा फाइनल एग्जाम हुआ प्लेटून वेपन्स विंग में, तो मेरे को वो 2 लड़के आए, मेरे साथ वाले थे। उन्होंने बोला कैसा हुआ तेरा एग्जाम? मैं कहा ठीक हो गया। मैंने कहा इतना अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमारा तो बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं अगले 10-15 दिन में यही सोचता रहा, यार ये तो मेरे से आगे निकल गए। पर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ये था कि उनके 80% आए, मेरे 94% आए। आप अपने स्टैंडर्ड्स पर सोच रहे थे सर। तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी दूसरे आदमी के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने हदें पुश करो, और आप हर एक आदमी में आज ये काबिलियत है, जो मैंने किया वो हर एक आदमी कर सकता है। सर, आपने बोला कि आप सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं, तो एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं सर, कि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आपका किस तरह से रहा एंड किस तरह से आप फिर फौज में आए सर? देखिए ऐसा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो फौज में रहा, मीनिंग मेरे फादर फौज में थे, जनरल ऑफिसर रिटायर हुए, और उनसे काफी सीख मिली मुझे। लेकिन ये था कि हम हर 1.5-2 साल में कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 12वीं क्लास कक्षा तक मैंने कोई 10 स्टेशन बदली किए। ठीक है, तो ये जरूर है कि एक 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 हर एक जगह पे अपने आप को अडेप्ट करना बहुत जरूरी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। और शायद वो एक चीज है जो मेरे को आगे लेकर गई है, क्योंकि मैं सब जगह पर अडेप्ट कर पाया। दूसरा ऐसा है कि मैं जैसे कि जब जब मैंने एनडीए और आईएमए ज्वाइन किया था, तो तब मैं घुड़सवारी भी करता था। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है बाहर। ओह वाओ सर। एंड मैं कहाँ पे सर? दिस वाज इन ब्रुनेई, मलेशिया। वाओ। ठीक है, आप एकेडमी से सर? एकेडमी से। एनडीए से? एनडीए से। एनडीए में मैं ब्लेजर था। और उसके बाद पर ये था कि मेरा उस समय जब जब आईएमए में जब कमीशनिंग की बात आई, तो मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा भाई तू जब फौज ज्वाइन करने लगा था तो तूने अपने मन में ये सोचा था कि तू घुड़सवारी करेगा या तू तू एक सोल्जर बनेगा? तो जब मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे अंतरात्मा ने कहा भाई सोल्जर के लिए ज्वाइन किया था। तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन की इन्फेंट्री। हाँ, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते घुड़सवारी तो हाँ, मेरे जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से तो मेरे को प्रेस किया जा रहा था कि भाई 61 कैप के लिए सर। लेकिन उस समय मेरे मन में ये था कि मेरे को कुछ और करना है। कोई रिग्रेट सर? ना, बिल्कुल नहीं। मेरे को दोबारा भी आप बोलोगे सर तो मेरी जिंदगी जैसे चली है कोई रिग्रेट्स नहीं है, मैं दोबारा ऐसे ही करूंगा। नहीं सर, लॉट ऑफ पीपल, उनको आपकी जिंदगी से लग रहा है कि ये जिंदगी हमें भी जीनी चाहिए थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं सीरियसली नॉट। तो बस फिर मैं आ गया था फौज में, और फौज में 2 साल के करीब मैं रहा 3 जैकरिफ में। और उस समय मेरे को आना था पैरा एसएफ में,
तो मेरा मन था कि भाई वो कहा जाता है कि स्पेशल फोर्सेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो मेरा मन था कि भाई एटलीस्ट मैं भी तो अपना आजमाऊं कि क्या मैं वहां पर हूं कि नहीं हूं सर। और मेरे बैचमेट्स थे, वो कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके थे, 2 या 3 लड़के थे। तो जब ऐसा हुआ अफसर थे तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने भी उससे पहले मैं ऑफ कोर्स वैली में था। आप 3 जैकरिफ में गए सर। 3 जैकरिफ में आपने शुरुआत का अपने 1.5-2 साल निकाला। 3 जैकरिफ अपने आप में ही सर बहुत पुरानी यूनिट है, बहुत, एंड उसका खुद का एक अच्छा खासा इतिहास। तो वहां का सर कुछ यादें एंड कुछ यूनिट के बारे में सर? मेरे इनफैक्ट आप लाइन ऑफ कंट्रोल में थे? यस सर, बिकॉज उसके साथ सर आप एलओसी पे भी थे, तो ज्यादा रिसर्च किया मैंने। Anyway, ऐसा है कि मैं 3 जैकरिफ के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में था, चोर पंजाल में सर। ठीक है। 3 जैकरिफ बहुत ही अच्छी यूनिट है और उसमें जो ट्रुप्स का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। 2 कंपनियां डोगरास है, 2 कंपनियां जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो एंड आई थिंक सर वो हेड भी लगाते हैं सेरेमोनियल उसमें, फाइटिंग ट्रुप्स है सर, ठीक है। और जो पहला शायद पहले कुछ एनकाउंटर हुए वैली में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई, वो 3 जैकरिफ से शुरू हुई। हमने जब इनफैक्ट आपका रिकॉर्ड ऐसा, तो पहला फायर फाइट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, वो उस शुरुआत आपने करी थी सर। शायद मैंने देखिए ऐसा होता है कि हर एक आदमी कह सकता है कि कोई रिकॉर्ड है, पर हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि पहले 2 एनकाउंटर अगर हुए हैं ना, तो उनमें शायद पहला हमारा ही था, जो कि 3 जैकरिफ ने कोई हमें उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल में मिलिटेंट्स आते थे बहुत संख्या में, 14 का ग्रुप, 16 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, 22 का ग्रुप, ठीक है। और हम लोग वहां होते थे तो हमारा कांटेक्ट होता था उनके साथ। तो हमारा हुआ था, तो पहला हुआ था, मैं यंग ऑफिसर कोर्स से वापस ही आ रहा था। मैं ऊपर, मेरा एक पोस्ट है वहां पर फौलाद करके। फौलाद भी बड़ा अलग सा पोस्ट है, क्योंकि अगर फौलाद और अगर ये हमारा पोस्ट है तो आप टोटल कोई 15 या 20 कदम चलोगे तो आपके सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। 15 या 20 कदम सर? 10-20 फीट पे सर, 20-25 फीट पे। यस सर। तो और दोनों आमने सामने। तो और ये जरूर है कि उस समय आपको वहां पर फौलाद ऐसी जगह है, जबकि विंटर्स होता है तो कोई ना आ सकता ना जा सकता है। तो मेरे को याद है कि तकरीबन 4 से 5 महीने बर्फ में अकेला अफसर, 30 जवान, ठीक है। कुछ पाकिस्तानी इसके साथ सब। बस वहां पर भी वो समय था जब बाबरी मस्जिद भी हुआ था और थोड़े से इमोशंस थोड़े हाई थे दोनों तरफ, तो काफी वेपन्स निकलाते थे, एमएमजीज वगैरह सब निकलाते थे। कभी भी कोई कुछ भी हो सकता था, और अच्छा था। मेरे होते हुए तकरीबन हमने 3 तो कांटेक्ट देखे थे। एक में हमने 14 मिलिटेंट मारे थे, दूसरे में हमने 22 मारे थे। तो ग्रुप आया सर 14-22। सो ऐसा था, मतलब वहां पर प्लस उस समय हम लोग भी सीख रहे थे। हम रोड ओपनिंग पार्टीज किस तरीके से काम करना है, नया था हमारे लिए सब माहौल। तो उस समय मेरे को याद है कि मैं सोपोर तक गया था। जब नीचे आया था, गुलमर्ग आया था, गुलमर्ग से मैं नीचे सोपोर तक गया था। सोपोर में हम घुस नहीं पाए थे क्योंकि इतनी फायरिंग हुई थी, तो हम लोग नहीं घुस पाते थे। उन्होंने वो उस समय कहते थे कि शायद 7 ब्रिजेस थे लकड़ी के, 7 में से 6 जला दिए थे, एक ही बचा था और उसमें नहीं घुस पाते थे। तो ये किस साल की बात है? ये 1991, बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ शुरुआत। तो दहशतगर्द तो फिर जैसे होते हैं वैसे होते हैं। इसमें आपका 20 फीट वाला सर, आई कैन इमेजिन आप लोग सोते कैसे होंगे। एक तो रात को वो सोने के अलावा अगर आप देखिएगा, चोर पंजाल इज दी, मतलब कि अगर अंग्रेजी में बोलूं, बिकॉज आई डोंट नो इसका क्या लफ्ज होंगे, पर मोस्ट लाइटनिंग प्रोन एरिया in the world after Madras. Okay, sir.
सो मतलब कि हमारी ये हालत होती थी कि या तो हम पाकिस्तानी को देख लें या हम ऊपर जाके वो लाइटनिंग को देख लें, ठीक है, इस तरीके के काम होते थे। मैं तो नया अवसर था। बट सर कई बार क्या होता है ना कि जैसे एलसी पर पोस्ट बिल्कुल आमने सामने होती है, आप वाली 20 फीट पे थी सर, तो जो उनका संतरी है और हमारा संतरी है, या कई बार फीलिंग्स बड़ी हाई हो जाती है तो आपस में वो बोल भी रहे होते हैं कमेंट्स में, कुछ ऐसा हुआ सर आपके समय? हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि वो जो मेरे पास आए मेरे लड़के के सब, वो लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है, उसने मतलब कि वो सामने जो वो लड़का जो हमारा है डोगरा था और अच्छी बड़ी बड़ी मूछें रखता था यहाँ तक सर। और तो कहता है वो सामने वाला जो आया है वो उसकी भी मूछें थी, तो इन्होंने दोनों ने मूछों पे ताव दिया और फिर कुछ बोले हैं आपस में और बिल्कुल अटेंशन में खड़े हो गए और कहते देखते कौन गिरता है पहले। अटेंशन में दोनों खड़े हैं, मतलब दोनों अटेंशन में खड़े और हिल नहीं रहे, कहते हम नहीं हिलेंगे। तो किस्मत कहो या उसकी हिम्मत कहो, वो लड़का मेरा 36 घंटे खड़ा रहा। 36 घंटे सर वो पोस्ट पे वहीं पर उसी जगह पे 36 36 और आवर्स। जब वो पाकिस्तानी गिरा तो ये इसको भी हमें उठाना पड़ा, ये मतलब जैम हो गया था लेकिन इसको उठा के हम ले आए, लेकिन 36 घंटे खड़ा। What a soldier sir. Heads up to him. My goodness. हमारे जवान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। तो सर इतना सब कुछ हुआ, 14 मिलिटेंट्स ग्रुप आ रहे हैं, आप लोग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ सर कि आप पैरा के लिए आपने वॉलंटियर किया? नहीं, उसके बाद मेरा तो शुरू से ही जज्बा था सर। तो कहानी ये थी कि जब मैंने ज्वाइन किया थ्रीजैक, उस समय क्या था कि यूनिट ने कश्मीर में आ गया पोस्टिंग, अभी कश्मीर में आ गया, अभी मैं वहां से निकलता तो लोग कहते कि भाई ये जब वहां पर चीजें गर्म हो रही है तो ये निकल रहा है ऑपरेशन से भागना चाहता है। हाँ, तो मैंने फिर पूरा थ्रीजैक का टेन्योर उधर किया सर। वो जब उन्होंने खत्म किया, जैसे ही खत्म किया वैसे ही मैंने अपना फॉर्म भरा और वॉलंटियर किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। उस समय ऐसा था कि मैं थोड़ा बेस्ट स्टूडेंट भी रह चुका था यंग ऑफिसर्स कोर्स में, थोड़ी मेरी रिपोर्ट्स भी अच्छी थी, तो जब मैंने वॉलंटियर तो 9 पैरा के लिए किया था, पर जब मेरे पास आया सिग्नल वहां से आर्मी हेडक्वार्टर से तो 2 पैरा के लिए आया तो मैं खुश था। सर व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा, तो उस समय 2 पैरा वाज नॉट स्पेशल फोर्सेस, इट वाज अ एयरबोर्न यूनिट थी सर। बाद में ये स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हुई। उस समय क्या था, प्रोबेशन सर के लिए जब आदमी वॉलंटियर करता था तो कहीं पर भी आ सकता, वही है सर चाबी तो हर जगह लगती है तो वो था। तो फिर मैं जाके वहां पर 2 पैरा में प्रोबेशन किया और प्रोबेशन करके जब सक्सेसफुल हो गए उसके बाद 2 पैरा। सर उससे पहले सॉरी आपका प्रोबेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है सर, उसमें कुछ हमने वो मैं सुना था। मैं आपको ये चीज बोलूं कि हर एक यूनिट का अलग अलग तरीका होता है। देखो हम जब एसएफ वाले हम लोग एक चीज मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि फिजिकली तो मैं आपको टफ बना सकता हूँ, मेंटली मैं आपको टफ नहीं बना सकता। यस सर यस। और मेंटल टफनेस हमारी चेक होती है प्रोबेशन के दौरान। फिजिकल तो चेक होता ही है सर, ठीक है, ये भी चेक होता है कि तुम मार्क्समैन हो कि नहीं हो, लेकिन ना जो सबसे अहमियत वाली चीज है ना कि ये आदमी का दिमाग कितना स्ट्रांग है। सो आपका कैसे हुआ? इसमें मतलब कि अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरे सामने मैं तो जिंदगी में कभी ना कभी मैंने छुआ था, तो लिकर वगैरह कुछ लेता नहीं था मैं तो चाय पीता था, अपना नॉर्मल खाना खाता था। तो मेरे सामने रख दिया उन्होंने कि भाई ये है लिकर की बोतल, रम की बोतल, पियो। ये आगरा में सर? ये आगरा में नहीं था, ये था लालगढ़ जट्टा राजस्थान सर। तो वहां पर जब रख दिया तो मैंने कहा भाई मैं तो पीता नहीं, तो उन्होंने कहा ये लो टिकट, वापस अपनी यूनिट चले जाओ। फ्री जैकेट बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, चले। अब मैंने कहा नहीं भाई मैं तो आया हूँ, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत पिया तो भाई अब पीने के बाद क्या होता है कि जो जिस आदमी को आदत नहीं है
सर तो वो उसके बाद ना पूरी रात तो बहुत खराब गुजरती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो जैसे ही वो हुआ तो सुबह कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे रात को ये मेरे को उठाते थे मेरे पीठ पे। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे में अभी जान ही नहीं है, और वो 25 केजी वेट मेरे पीछे कहते थे चल। कभी 10 किलोमीटर भगा दिया, कभी उसके 30 बाद सर? किलोमीटर भगा दिया। उसके बाद कि चल देखते तेरी तू दे सकता अपना बेस्ट कि नहीं दे सकता। इन्होंने ये 15 दिन किया मेरे साथ। फिर इन्होंने ये देखा कि ये ठीक है बंदा, छोड़ेगा नहीं है ऐसे। हाँ। उसके बाद कभी उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज के लिए इंसिस्ट नहीं किया। एक और चीज हुई, क्या होता है, हर एक, जैसे मैंने बोला ना, हर एक यूनिट का तरीका अलग होता है। एक और तरीका होता है जो मेंटल टफनेस एक होती है। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि क्या आप में ये क्षमता है फियर ऑफ द अननोन। यस, फियर ऑफ द अननोन को आप क्रॉस कर Withstand कर सकते हो, विथस्टैंड कर सकते हो कि नहीं। जो आदमी ये कहता है कि वो डरता नहीं है ना, वो आदमी एसएफ के लिए फिट नहीं है। जो आदमी ये कहता है मैं डरता हूं लेकिन मेरे में ये क्षमता है कि मैं अपने डर को काबू कर सकता हूं, वो आदमी है जो हमें चाहिए। क्योंकि वो आदमी अपने आप को भी बचाएगा, अपने साथियों को भी बचाएगा। यस यस यस। और वो दिमाग भी लगाएगा जब अंडर फायर होता है। सो ये चीज भी थी। दूसरी, मतलब बड़े तरीके थे, बहुत तरीके आजमाए हमने। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि जब मेरी प्रोबेशन खत्म हुई, मेरे को मैरून बेरे दिया, तो मैंने कहा चलो अब तो मैं बन गया पैरा वाला। तो अभी तो मैं खुश था। और वो रात को इन्होंने कहा भाई ये ले, एक छोटी सी ड्रिंक ले ले और तेरा मैरून बेरे तेरे हाथ में है, तो ले ले पूरा ग्लास। तो मैंने छोटी सी ड्रिंक ले ली। तब तक तो आदत हो गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं जिंदगी में कभी ऐसे किया नहीं था, सीरियस, बड़ा नॉर्मल सा था। तो मैंने लिया, तो मैंने कहा जी हो गया। कहते तेरे को बोला ना कि ग्लास ले ले, तो ग्लास ले ले। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? कहते हैं ग्लास भी खाओ ना साथ में। यस सर। तो मैं थोड़ा सा ना उस समय मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। पर अगर टू पैरा को जाना जाता है कि इट्स द यूनिट ऑफ ग्लास ईटर्स सर, इट वाज फ्रॉम शुरू से ही। तो फिर हमने सीखा कि ग्लास कैसे खाया जाता है। तो ऐसे बड़े ऐसी चीजें हैं प्रोबेशन में। पर ये जरूर है कि अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक जगह तक बना के पहुंचाया, फौज और टू पैरा ने मेरे को इस काबिल बनाया कि जो आगे मैंने किया, वो जो भी मेरे सीनियर्स ने गाइड किया और जो लोगों ने किया, तो उसी से आदमी बनता है। ओनली वरीड बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं सर। आई होप वो प्रोबेशन की तैयारी ना करने लगे कि हर दिन रात को लेकर आओ, ग्लास और रम लेके। बिल्कुल नहीं, मैं हिदायत दूंगा सबको। ये मतलब कि ये ऐसी चीज नहीं है कि कभी भी मत करना, ठीक है? क्योंकि उसके मीनिंग ये कोई बहादुरी की चीज नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है? कभी कहीं किसी यूनिट में होता है, किसी में नहीं होता। सर अभी आज की डेट पर सारी पैरा यूनिट्स स्पेशल फोर्सेस यूनिट हो चुकी हैं। अभी एयरवन यूनिट्स को भी कन्वर्ट करके एसएफ में कन्वर्ट कर दिया है। बट जस्ट सब व्यूअर्स के लिए कि एयरवन जो यूनिट होती थी सर, उसका मेन डिफरेंस क्या था एसएफ से और काम क्या था सर? देखिए ऐसा है, दोनों, चाहे एयरवन यूनिट हो चाहे पैरा यूनिट हो, ठीक है, दोनों यूनिट्स का काम बिहाइंड एनिमी लाइंस था। यस। तो हमें पैराड्रॉप तो पीछे करना था। फर्क क्या था? फर्क एसएफ यूनिट में होता है। एसएफ यूनिट बहुत छोटी टुकड़ियों में ऑपरेट करती है, 6-6 के स्क्वाड में, ठीक है? जो एयरबोर्न यूनिट है वो थोड़ी बड़ी टुकड़ी में, एक कंपनी या एक बटालियन है। दूसरी बात है कि जब एक बटालियन ग्रुप जाता है एयरबोर्न यूनिट का, तो बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। उसमें एयरक्राफ्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? उसमें बीएमपीज भी ड्रॉप होती हैं। तो एयर ड्रॉपिंग जो है ना, वो एयरबोर्न यूनिट की स्पेशलिटी है। आदमी ड्रॉप करना, मटेरियल ड्रॉप करना, हथियार ड्रॉप करना, टैंक्स ड्रॉप करना। यस। सो मीनिंग वो एक्सपीरियंस भी एक अलग एक्सपीरियंस है टोटली।
एंड वो मैं मानता हूँ, अगर आपको याद होगा मालदीव्स, यस Yes. सर, 1988 पैरा ब्रिगेड गई थी, बिल्कुल। Yes. ठीक है, पैरा ब्रिगेड में एयरबॉर्न यूनिट गई थी। सो ये स्ट्रैटेजिक यूनिट, स्ट्रैटेजिक जो हमारे रीच होती है ना, वो मीनिंग एयरबॉर्न यूनिट की है। कि जब तक सर इन्फेंट्री और आर्मर्ड नीचे से जा रहे हैं, पूरे के पूरे ब्रिगेड को आप ड्रॉप कर दो, वहीं पे वो घेरा डाल रहे हैं और वहां से दे कैन स्टार्ट ऑपरेशन, एक नोड बना के। बट आई थिंक वॉरफेयर कीप्स चेंजिंग सर, अभी का वॉरफेयर कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इसलिए पहले एयरबॉर्न यूनिट्स की ज्यादा जरूरत थी, यस, अब एसएफ की ज्यादा yes. जरूरत है। जरूरत के हिसाब से होता है काम। इनफैक्ट सर आपने बहुत बिकॉज यू आर सो हाई प्रोफाइल सर, तो आपने सारे अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट्स किए एंड आप पैरा ब्रिगेड में जब थे आपने बहुत अच्छा, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस कराई थी सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें यही वाला कि दुश्मन के एरिया में जा करके पूरा का पूरा ड्रॉप कराना सर, ड्रॉप करवा करके। 2 पैरा ब्रिगेड में थी सर, और 2 पैरा ने एक 1992 में सर 1992-93 में सर एक आई थिंक ब्रास टैक्स के बाद 88 के बाद ये सबसे बड़ा एयरबॉर्न ड्रॉप था जो किया गया था। इसमें तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने 4 IL और कोई 24 AN-32 को इस्तेमाल किया था, और इसकी पूरी प्लानिंग मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया था और मैं एडजुटेंट था। तो उसकी पूरी प्लानिंग करके लोगों, सो एक बटालियन ग्रुप जब जाता है ना, यूनिट नहीं आती है, सपोर्ट सर्विस भी साथ जाते हैं, आर्टिलरी गन्स भी जाती हैं, BMPs भी जाती हैं, यू नो टैंक्स भी जाते हैं, तो उनको ड्रॉप करना होता है। तो ये हमने डेजर्ट में किया था। मस्ट हैव बीन इंटरेस्टिंग सर, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, लर्निंग भी बड़ी होती है। हाँ, आई एम श्योर। मतलब वो पैरा एएससी, पैरा ऑर्डिनेंस, पैरा आरटी, पैरा इंजीनियर सबके सब इकट्ठे होते हैं, एंड एक अलग वो अलग ही होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है सर। सो इसके बाद सर अगेन वैली कॉलिंग सर, आपका दोबारा मेरी जिंदगी में ना तकरीबन मेरे अगर 20 साल की सर्विस है बिफोर आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, ठीक है, तकरीबन 9.5-10 साल तो वैली में ही थे सर। बट इस दौरान में आपके साथ इनफैक्ट यू इंटरेक्टेड विद मेजर अरुण जसरोटिया सर। हाँ, मेरा अरुण वाज अ वेरी डियर फ्रेंड। अरुण जसरोटिया 9 पैरा और मेरा साथी था, मेरा कोर्समेट था, ठीक है। 95 की बात है, मैं भी वैली में था उस समय। हमने 2 मिलिटेंट मारे थे और मैं एक ही ऑपरेशन में सर? नहीं, ऑपरेशन में नहीं थे, अलग था। तो मैं अगले दिन गया हुआ था श्रीनगर में मैं इसको मिला अरुण को, और अरुण से बात हुई मेरी। तो अरुण वही था, मैंने कहा तूने शादी नहीं की, मैं तो कर ली। तो कहता है अच्छा नहीं मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ, मैंने घर जाके कुछ लड़कियां देखनी है तो करूँगा। मैंने कहा अच्छा हमारे तो हो गए भाई, 2 मिलिटेंट मार दिए कर। तो कहता नहीं मैं भी अभी पीछे पड़ा हुआ हूँ, मेरा भी कुछ होने वाला है अगले 2-3 दिन में। बस वही मेरी आखिरी मुलाकात थी अरुण के साथ, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मेरे को पता चला कि अरुण का कांटेक्ट हुआ था और उसको गोली लगी, जिसकी वजह से उसका हेड डाउन, वो पैरालाइज हो गया था। और वो जब उसको उड़ा रहे थे फ्रॉम श्रीनगर टू उधमपुर की तरफ, जब उसको इवैक्यूएट कर रहे थे, तो ही पास्ड अवे। बट ही वाज, आई थिंक, अगर मैं किसी ऑफिसर को मानता हूं कि ही वाज अ जेंटलमैन एंड अ सोल्जर, तो वो अरुण था। एंड इट्स वेरी सैड। Sure. Yes. How it is. बस उसके बाद क्या था, I did about, मैंने कोई 8-9 महीने किए वहाँ पर। मैं शुपिया में था। शुपिया इज पुलवामा, साउथ कश्मीर, 2 पैरा उधर थी। तो शुपिया का कंपनी कमांडर मैं था 8-9 महीने, और वो करके मेरी पोस्टिंग आ गई थी टू इन्फेंट्री स्कूल माओ, जहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर था गया था। दिस इज दैट प्लेस जहाँ आपको पहला सेना मेडल मिला था? नहीं, मेरा पहला सेना मेडल गैलेंट्री था 2001 में सर। ये इसमें मेरे को कमेंडेशन मिला था। प्लीज बताइए सर, सुनना चाहेंगे वो। कुछ खास नहीं था,
हम लोग ने कुछ मिलिटेंट्स कैप्चर किए हुए थे, मीनिंग एक्स मिलिटेंट्स थे, कैप्चर नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि एक्स मिलिटेंट्स थे। वो हमारे पास अपने मन मर्जी से आए थे और वो हमारे साथ काम करते थे। तो एक दोपहर को हम आए थे वापस, और दोपहर को आए तो हम लोग ये इनकी जो कॉन्वर्सेशन होती थी रेडियो सेट पे, हम लोग उसको ध्यान से मॉनिटर करते थे। तो मॉनिटरिंग में हमें पता चला कि भाई अखरोट के पेड़ के पास 2 हैं। अब अखरोट का पेड़ कहाँ है? कश्मीर में तो सब अखरोट के पेड़ ही है। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है। तो मेरे को इसने बताया कि सर ये तो वो जगह है जहाँ पर मैं भी जाता हूँ, अखरोट का पेड़ इस जगह को कहते हैं। तो एक इतना बड़ा हिल है, हिल के टॉप पे एक ही पेड़ है, अखरोट का पेड़, नीचे एप्पल के ऑर्चर्ड है, ठीक है। और अब आप नीचे से जैसे ही ऊपर चलने लगोगे ना तो बिल्कुल खाली है, सिर्फ ऊपर एक पेड़ है, और हिल होगा कोई 200-300 फीट सर, छोटा सा, ठीक है। कहते हैं वो यहाँ बैठते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग अपने जूते वूते पहने, फटाफट गाड़ियों में बैठे, फौजी गाड़ियां नहीं ले जा सकते ना, फिर तो भाग जाएंगे। तो जो भी गाड़ियों में हम बैठे और हम 3 डायरेक्शन से गए। अब 3 डायरेक्शन से मैंने समझा दिया था, क्योंकि मैं जानता था वो एरिया को, कि मैंने दोनों बाकी टीम्स को बोल दिया था, 4-4, 5-5 लोग थे, हमने कहा इधर आप बैठ जाना और इधर बैठ जाना। मैं कहा मैं ऊपर जाऊंगा। अब ऊपर जाएंगे तो वहां नीचे पहुंचे, और ऊपर हम लोग फिर रेंगना शुरू किया, क्योंकि अगर वो उसने ऐसे ही नीचे देखना था तो हमें देख लेता। अब रेंगना शुरू किया, शायद मैं थोड़ा ज्यादा जोश में था और यंग ऑफिसर था, तो मैं ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंच के उसने देखा, फायर खोल दिया हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर। तो फायर खोल दिया तो उसमें he died, meaning he was shot, and हम लोग जब हुआ, what distance sir? होगा कोई 150-175 मीटर का फर्क होगा, 50 से 75 मीटर का। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने फिर देखा कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं, वो सब, बाकी मैं थोड़े आगे नहीं। अभी तो देख रहे हैं। तो चलो जो भी हुआ, तो उसकी वजह से एक कमेंडेशन मिला था मेरे को सर। बस, बाकी एक मिलिटेंट था सर। सो ऐसा हुआ था। बाकी तो अदरवाइज 7-8 महीने के बाद मैं इन्फेंट्री स्कूल में आ गया था। ये मेरा सेकंड टेन्योर था इन द वैली। सर जब आप इन्फेंट्री स्कूल आए सर, तो आपने शायद एक कंप्यूटर कोर्स भी किया सर, एडीपी कोर्स। तो आपका सर पहले से इंटरेस्ट था या पहले ही आपने सीखा हुआ था सर? बिकॉज जनरली इन्फेंट्री वाले दूर भागने की कोशिश करते हैं सर एडीपी कोर्स वगैरह से। उसकी भी कहानी है एक्चुअली, पता नहीं, शायद कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। तो मैं गया उधर गया, 1 हफ्ते के अंदर मेरे एसआई ने, सीनियर इंस्ट्रक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला बेटा तू इंस्ट्रक्टर तो बनने आया है, तो तेरे को पहले हम एक कोर्स कराते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो एंटी टैंक में ATGM सिखाऊंगा, मैंने इतना फर्स्ट क्लास किया है, मैं तो वो उसके लिए आया हूँ। नहीं तू जा कोर्स कर। तो उन्होंने मेरे को MCT मऊ भेज दिया ADP सैप के लिए, जहाँ सिग्नल वाले करते हैं। और फौजी तरीका है, 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स को 3 महीने में उन्होंने कमांडो कोर्स पैक कर दिया सर। पैक कर दिया, ठीक है। अब पैक कर दिया, और 96 की बात है। अब 96 में अगर आपको याद होगा कंप्यूटर ज्यादा होते नहीं थे, बस आए थे सर। तो मैंने अपने सीनियर इंस्ट्रक्टर को बोला, मैंने कहा सर मैंने तो कंप्यूटर, मेरे को समझ में नहीं आती कि क्या चीज क्या है, तो आप मेरे को कहाँ भेज रहे हो? तो नहीं तू जाएगा। मैं कहा क्यों? मैं क्यों वो इतने सारे हैं लोग, वो क्यों नहीं? कहते 2-3 गए हैं, वो बहुत खराब करके आए हैं अभी, और बाकी कोई जाना नहीं चाहता, तो तू जा। मैंने कहा ये यहाँ पर भी मैं फंस गया हूँ, ठीक है। तो एनीवे, तो मैं गया। तो किस्मत ये अच्छी थी कि मैंने रियलाइज किया कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, और आई हैड अ फ्लेयर फॉर कंप्यूटर्स एंड फॉर प्रोग्रामिंग। सो उस कोर्स में मैंने टॉप किया, टॉप करके फिर उस कोर्स में भी टॉप किया सर। मैं सॉरी। तो और उस कोर्स से मैं वापस आके मैंने इन्फेंट्री के लिए जो पहला ADP कोर्स था सर,
वो चलाया, वो पहले उनकी वो जो बुक्स होती हैं वो लिखी बैठ के, उनका लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। सो वो चीजें की, बट दिस वाज लाइक हॉबी था। मैं एंटी टैंक भी करता था और जब ये एडीपी कोर्सेज चलाने होते थे वो भी करता था। तो ऐसा था, पर इट वाज अ गुड हॉबी। मतलब कि मैं अगर देखूं तो ये चीज ने मेरे को हमेशा कहीं पर स्ट्रांग रखा है। मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड जो है सर, वो वहां से बहुत स्ट्रांग रहा है। आई थिंक इसमें बहुत बड़ी लेसन है सर कि आप यू आर फोर्स्ड इनटू ए कोर्स और आपने वहां जाकर के ऐसा नहीं कि यार जबरदस्ती भेजा है, कर तो देता हूँ। यू पुट इन योर एफर्ट एंड देन आई एम श्योर सर आज के डेट पे अगर हम पीछे जाके देखें, कंप्यूटर्स के बिना सर्वाइवल ही नहीं है सर। ना, बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को वो कोर्स नहीं मिलता तो मैं कैसे कहीं जो भी आगे किया कुछ चीजों में कैसे करता। व्हाट आफ्टर दिस सर? इसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज के लिए अपीयर हो गया। एंड यू आर द यंगेस्ट ऑफिसर जिसने स्टाफ कॉलेज का कोर्स किया, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज। अगेन नॉट कोर्सेज, द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सर। एक्चुअली मैं व्यूअर्स के लिए भी समझा रहा हूँ सर, ताकि नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। यस। एंड ऐसा था कि मेरे पास वहां पर 96-97 में था। मेरे को पता था उसके बाद मैंने कहीं फील्ड में चले जाना है, टाइम मिलना नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक अटेम्प्ट तो कर ही लेता हूँ। वो जनरली लोग बाद में करते हैं, मैं कहीं यहीं से कर लेता हूँ। तो जेसी कोर्स करके मैंने वो कर लिया और किस्मत अच्छी थी, फिर निकल गया। तो हम जब पहुंचा वहां कोर्स पे तो वहां पर हम यंगेस्ट थे। हम 4 वी वर 4 कोर्समेट्स सर उस कोर्स में, और चारों के चारों यंगेस्ट थे। बट सर जब एग्जाम होता है एंड उसका रिजल्ट आता है और जब ज्वाइन करने पहुंचते हैं उसके बीच में एक टाइम होता है, तो लोग बाग काफी आराम करते हैं कि चलो ठीक है अब स्टाफ कॉलेज जाना है अगली उसमें तो एंड उसी समय आपने सर बोला कि चलो ये खाली टाइम है तो मैं ग्लेशियर ऑप्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा हुआ सर? हाँ, तो इसमें ये था कि मेरा बड़ा मन था कि मैंने ना बड़ा ग्लेशियर का सुना था, सियाचिन ग्लेशियर का। और पता क्या है, वो लाइफ में चैलेंजेस कम थे सर। लाइफ में अगर स्काई डाइविंग का मौका मिले स्काई डाइविंग करो, ठीक है, एडवेंचर जरूरी है सर, ठीक है। अब जब यंग हो तब तो कुछ करना चाहिए ना जिंदगी में। तो मैंने सियाचिन ग्लेशियर के लिए वॉलंटियर किया था और मेरा फिर 6 महीने का टेन्योर वहां पर एक और दूसरी यूनिट है उसके साथ हुआ सेंट्रल ग्लेशियर में। तो स्टाफ कॉलेज जाने से पहले वहां पर मैं उधर रहा। एंड वहां पर मेरे हिसाब से मैं एक पोस्ट है सेंट्रल ग्लेशियर में चौकस करके वहां पर था। तो कैसा टेन्योर था वो, मतलब कैसा रहा सर? आई थिंक अगर देखा जाए ना, आपको मैं वो टेन्योर भूल नहीं सकता। वो टेन्योर इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने एक्शन तो बहुत देखा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग टोपोग्राफी पे मैंने ऑपरेट किया है। अगर आपको याद होगा मैं 1991 में चोर पंजाल में था, ठीक है। अब चोर पंजाल भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो मैंने सोचा था कि भाई सियाचिन ग्लेशियर जाऊंगा तो वो भी तो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं करके आया तो मेरे को समझ में आई कि सियाचिन अलग है। और अलग इसलिए है कि वहां पर पहली बात तो ग्लेशियर है, और वो एक टाइम था जबकि शायद पिछले 20-25-30 साल में 98 की बात है, 97 एंड से लेकर 98 बिगनिंग तक, 98 में भी अप्रैल मई तक, जबकि the coldest winter, one of the coldest winters was seen. Sure. So Chaukas में we saw temperatures of up to -55 degrees. -55. Sure. And उस दौरान हमने, मेरे को याद है कि मेरे को बोला गया था कि एक पीक है, उसे अब लोग जानते हैं शिफ्ट टॉप करके है। शिफ्ट टॉप तो वो पास में मिनी चौकस के मीनिंग ऊपर ही है। इट इज प्योर रॉक एंड आइस। तो उसको स्केल करके जरा चेक करो ऊपर से कि भाई क्या हालत है। और मतलब कि उस चौकस में हम लोग कितने 10 लोग थे जो रहते थे चौकस पोस्ट के अंदर 2 फाइबर ग्लास हट्स थी, और जो दोनों फाइबर ग्लास हट्स थी वो बनी हुई थी एक आइस केव के ऊपर। आइस केव नीचे था
फाइबरग्लास हट सुपर थी, और एक फाइबरग्लास आइस केव से निकल के आप फाइबरग्लास? नहीं, वो आइस केव नीचे थी, मतलब कि उसका जो टॉप था उसके ऊपर बनाया हुआ था। और एक फाइबरग्लास हट के ऑलरेडी बीच में एक क्रेवास आ गया था, तो तकरीबन 1.5-2 फीट का गैप था। दिखता होगा आपको नीचे से। तो वैसा था, और ये था कि क्योंकि शेलिंग होती थी वहां पर, अगर धुआं दिख जाए पाकिस्तान से, सो हम लोग कभी भी, बुखारी तो थी नहीं, तो हम लोग वो जो प्रेशर स्टोव होता था वो चलाते थे 24 घंटे, ठीक है, और बड़ी मजे से हमने समय काटा उधर, ठीक है। एंड कुछ अच्छी चीजें की, ये शिफ्ट टॉप को स्केल किया हमने। वो प्लीज डिटेल में बताइए सर, वी हैव सीन लक्ष्य मूवी का कवरेज, सो देखिए ऐसा है, कभी कभार ना आप ऐसी चीजें कर लेते हो, उस समय जज्बा होता है, और जब वो चीजें करते हो और जब आप पीछे देखते हो उनकी तरफ, वो ऐसी चीज है जो मैं दोबारा मेरे को कोई बोले करने को शायद ना करूं, ठीक है, लेकिन उस समय वो था, वो यंग था और जोश भी था, तो ऐसा था कि हमें बोला गया कि भाई शिफ्ट टॉप चढ़िए और उधर वहां पर चढ़ के आप देखिए कि क्या है उधर। और उस समय शिफ्ट टॉप कोई कम से कम अगर मैं कोई 12,000 प्लस 12,000 की हाइट पे था, तो शिफ्ट टॉप कोई और 1,500 फीट के करीब ऊपर होगा। सो अब उन्होंने जब बोला था, तो अब हमने कहा ठीक है। तो मेरे पास 3 लड़के थे जो कि पुराने माउंटेनियर थे, तो मैंने कहा भाई चलते हैं ऊपर, जाकर चेक करते हैं क्या है। अब उसमें रस्सियां तो लगी नहीं हुई, और शिफ्ट टॉप पूरा पत्थर और आइस था, प्योर पत्थर और आइस। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने पहले दिन जब चढ़ना शुरू किया, जिसने भी सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग की है या जो भी माउंटेनियर है, वो ये समझता है ये टर्म्स जो होती है, एक होता है 2 पॉइंट, एक होता है 3 पॉइंट, एक होता है 4 पॉइंट। सो 2 पॉइंट होता है जब आपके पैरों में क्रैम्पॉन्स जो पहने होते हैं, उसकी जो आगे की 2 जो टीथ होते हैं, उनके साथ आप आइस में करते हो और उनकी मदद लेते हो। वो क्योंकि 2 पैर होते हैं, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है ये। और 3 पॉइंट होता है 2 पॉइंट प्लस आइस एक्स, एक हाथ से आप, और एक हाथ अपना यूज करते हो। 4 पॉइंट होता है 2 आइस एक्स और 2 क्रैम्पॉन्स। तो ये जो शिफ्ट टॉप है, इसकी जो स्लोप थी तकरीबन 70 डिग्री थी इनिशियली, ठीक है, 65 टू 70 डिग्री, और जब ऊपर लास्ट 200 फीट के करीब है ना, वो कोई 80 डिग्री की 82 83 डिग्रीज हो जाती है। तो थोड़ा सा मतलब कि इट वाज अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, और वो -55 डिग्रीज आप 50 ले लो उस समय। सर वहां 10 कदम लो तो सांस ऐसा फूलता है। तो अब हमें बोला गया कि भाई करना है, तो हम 4 ने एक दूसरे के साथ अपनी रोप बांधी और हम चढ़ने शुरू कर दिया। अब चढ़ना शुरू किया, सेफ्टी रोप्स वही थे जो आपने एक दूसरे को सिक्योर एक दूसरे को, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोई ऑप्शन थोड़ी था। तो वो करके हम चढ़ना शुरू किया हमने। तो हम कोई, मेरे को उस दिन तकरीबन 6 घंटे लगे होंगे चढ़ के। रोप्स भी लगा रहे थे हम, ताकि अगली बार जो भी कोई जाना चाहे तो उसके लिए रास्ता बन जाए। तो वो रोप्स लगाते लगाते हम 6 घंटे लग गए, तो हम पहुंचे कोई थोड़ा सा आधे रास्ते से ऊपर। अब रात होने को आ रही थी, अब या तो हम ऊपर जाएं या नीचे आए। तो मैंने कहा अब नीचे चलते, नीचे चल के हम लोग कल फिर अटेम्प्ट करेंगे। तो 6 घंटा आप क्लाइम कर चुके थे। इस 6 घंटे में हमने कुछ जगह पे 2 पॉइंट किया था, कुछ जगह पे 3 पॉइंट किया था, एक जगह पे 4 पॉइंट भी करना पड़ा था हमें, ठीक है। तो अब ऊपर एक लेज तक पहुंच गए थे हम। लेज पे हम रुक के फिर हम वापस नीचे आ गए। अगले दिन सुबह हम फिर चढ़े, क्योंकि अब रस्सियां थी तो अब हमें टाइम नहीं लगा जाता। तो हम पहुंच गए लेज तक। अब लेज पे पहुंच गए, तो अब लेज पे क्या था, जो मेरा पहला बंदा था वो थोड़ा छोटा था, अब मैं नंबर 2 पे था। अब मैंने कहा भाई तू मेरे कंधे पे चढ़ और लेज को पार कर ले।
तो उसने कहा नहीं साहब आपको लग जाएगी क्योंकि मैंने पैरों पे तो क्रैम्पॉन पहने हुए हैं। मैं कहा नहीं मोटी है जैकेट, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चढ़ गया। चढ़ के जैसे ही मैंने दोनों उसका वेट लिया तो मेरे को ये नहीं पता था वो लेज नहीं है, वो क्रेवास है। क्रेवास खुल गया तो मैं अंदर और बाकी 3 बाहर गिरे हुए, मैं अंदर। और किस्मत अच्छी है कि क्रेवास इतना था कि मेरा सिर इस तरफ अटक गया और मेरे पैर क्रैम्पॉन्स दूसरी तरफ लग गए। कितना डीप होगा सर वो? 1000-2000 फीट होगा। तो बस फिर उससे निकले तो मेरे हल्के सी चोट भी लग गई थी शोल्डर में, पर मैंने कहा ठीक है चलो ऊपर चलते हैं, अब आए हैं तो कुछ करके खत्म करेंगे ना इसको। तो खत्म कर रहे थे तो उसमें हुआ ये कि हम चढ़े तो आपने लक्ष्य की बात की, तो उस समय तो लक्ष्य थी भी नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ वैसा ही हुआ। हम थोड़े से ऊपर चढ़े तो हमने देखा कि अब यहाँ पर रास्ता ऊपर जाने के लिए नहीं है, अब रास्ता इस तरफ है और उधर पहुंचने के लिए बीच में क्रेवास है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ना 3000-4000 फीट नीचे जाता है। तो हमने डिस्टेंस सर? डिस्टेंस होगा कोई 20 फीट, 20 से 25 फीट, ठीक है। अब पहले बंदे ने तो जो मेरा नंबर 1 था उसने पहले यहाँ पिवट बनाया, उसको हमने स्विंग करा के वो पहुंचा उस तरफ पहुंच के उसने उधर एंकर बनाया, ठीक है। फिर हमने 1 बाय 1 स्विंग करके हम गए उधर, ठीक है। कितने मुश्किल लगे होंगे सर। तो करके फिर हम पहुंच गए। अब आखिरी कोई 200 फीट करना था, 150 से 200 फीट होगा। अब ये था 80 डिग्री प्लस स्लोप। अब हम फिर चढ़े, पहला बंदा जा रहा है, मैं अटका हुआ क्लिफ फेस पे, तीसरा बंदा अभी शुरू हुआ है, चौथा बंदा अभी नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। हमारी टीम का, हम तो एंकर थे नहीं, हम एक दूसरे के साथ ही थे एंकर। अब वो ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंच के उसने कहा साहब 2 मिनट रुको मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो बोल रहा है मेरे को 2 मिनट रुको और मैं क्लिफ फेस पे हूँ, मैं ऐसे करके हूँ, अभी मैंने अपने ना हाथ पैर सब अटकाए हुए हैं कि भैया गिर ना जाऊं कहीं, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बना 2 मिनट ले तो ठीक है। उस समय मेरे को ऐसे लगे कि मेरी रस्सी ना मेरे ग्लव में स्लिप हो रही है। अब क्या होता है, हमें जब SBS में सिखाते हैं, हमें सही चीजें सिखाते हैं। कभी कभार क्या होता है, और ये मैंने देखा है जितने मेरे एक्शंस हुए हैं, जिस आदमी ने बेसिक्स जो हमें सिखाए गड़बड़ करी, बेसिक्स अगर फॉलो नहीं की ना तो कहीं ना कहीं उसको चोट लगती है या वो मरता है। तो जिंदगी में ये बहुत जरूरी है समझना कि आप चाहे बाहर हो कहीं पर भी हो, जो बेसिक आपको सिखाई जाती है ना, वो किसी ने ठीक तरीके से सोच समझ के बनाई है और उसको आप नहीं डिविएट करना, फ्लॉट नहीं करना। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने ना ग्लव निकाला और ग्लव निकाल के फिर देखा तो हाँ ग्रिप बन रहा था। अब उसने 40 सेकंड लिए होंगे करने के लिए और बोला अब आ जाओ। मैं जैसे ही इस पे किया, मेरे में इस हाथ में जान ही नहीं, और मैंने देखा उस 40-45 सेकंड में मेरा हाथ डबल हो गया था और मेरा नीले होने को हो गया था उतने 40-45 सेकंड, और मैं नीचे कम से कम 7-8 फुट नीचे आया हूं, स्लिप हो गया मैं। अब अगर वहां पर किसी तरीके से पकड़ लिया मैंने, नहीं पकड़ता तो ये तीनों या तो मेरा वेट ले पाते या ये भी मेरे साथ जाते नीचे, 4000-5000 साथ चले जाते सर, साथ चले जाते। तो ये हुआ, तो फिर किसी तरीके से हम ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंच के मैंने सोचा फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, लेकिन रगड़ के कोई आधे घंटे में ये इसमें सेंसेशन वापस आ गया हाथ में, तो हम बच गया सर, थैंक गॉड। अदरवाइज काफी इस मेहनत का फायदा तो ये हुआ ना कि 1000 फुट पे हमें पाकिस्तानी पोस्ट दिख गया वहां टॉप से सर आपको। फिर सर उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो किया वो किया, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें कम बोले तो अच्छा है। But I think Siachen was very good. It was good. Then I went to staff. मैं स्टाफ कॉलेज चला गया था। उसके बाद स्टाफ कॉलेज के बाद तो स्टाफ कॉलेज खत्म हुआ तो मेरी पोस्टिंग आ गई, क्योंकि स्टाफ कॉलेज में भी ठीक ठाक कर लिया था। बहुत अच्छा सर, क्योंकि आप
तो आप तो हम्बल हैं सर, तो लेकिन मेरा बनता है कि हम बोल दें कि उसके बाद आप आर्मर्ड ब्रिगेड के G1 BM जा रहे थे तब भी। BM जा रहा था मैं और इन्फेंट्री ऑफिसर आर्मर्ड ब्रिगेड का BM जाना मतलब यू आर टॉप इन योर कोर्स। व्हाटएवर, सो पॉइंट इज मेरी पोस्टिंग आ गई थी। बट आप फिर भी नहीं गए सर? हाँ, क्योंकि मैंने जब अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की यूनिट के, तो यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने ये बोला कि यूनिट कन्वर्जन में है इनटू स्पेशल फोर्सेस, प्रोबेशन चल रहा है उधर, वहां पर ट्रेनिंग टीम आती है बाकी एसएफ यूनिट से। सो अभी सर 2 पैरा जो एयरबोर्न बटालियन थी ये स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हो रही थी, और इसमें अभी देखना था कितने ऑफिसर, कितने जवान, कितने सिलेक्ट होंगे। और उन्होंने कहा कि तू अभी आएगा तो तू स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर तू तेरे में हिम्मत है। तू BM चला गया तो फिर तू तेरे को वापस नहीं लेंगे। ऐसी बात हुई तो मैंने वहां पर एप्लीकेशन दे दी कि भाई मैं नहीं जाना चाहता BM आर्मर्ड ब्रिगेड, मैं वापस यूनिट जाना चाहता हूँ। और तो पहले से स्पेशल फोर्सेस में आना चाहते थे सर? पहले से था, तो मेरे लिए तो एक एक वो था कि मैं ड्रीम कम ट्रू था। तो फिर मैं स्पेशल फोर्सेस में के लिए मैं वहां से स्टाफ कॉलेज से मैं सीधा यूनिट आया। यूनिट में कन्वर्जन किया। हमारी जो यूनिट थी उसमें हमारे 40% ही थ्रू हुए, 40 to 45%, बाकी सब नहीं। ऐसे इतने सिलेक्टेड लॉट होते हैं सर, एवरीबॉडी हैज अंडरगॉन प्रोबेशन, उसके बाद भी फर्क पता है क्या है? फर्क ये है ऑफिसर्स में इतना नहीं हुआ, जवानों में हुआ, बिकॉज एयरबोर्न यूनिट और उस समय एयरबोर्न यूनिट और एसएफ यूनिट में फर्क होता था। फर्क ये होता था जो एयरबोर्न यूनिट के जवान होते थे वो पैरा सेक्टर से डायरेक्ट आते थे, वो प्रोबेशन नहीं करते थे, सिर्फ ऑफिसर प्रोबेशन करते थे, जबकि एसएफ यूनिट में जवान भी प्रोबेशन करते हैं। ये फर्क है। ओके, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि अब तो सिलेक्ट हो गए, सब ठीक ठाक हो गया, तो उस समय मेरी पोस्टिंग आ गई इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान। वो सिलेक्शन हो गई और आपने सेकंड टाइम प्रोबेशन कर लिया सर? सेकंड टाइम प्रोबेशन खत्म करके फिर वहां चला गया था भूटान। फिर अगेन इमटाट गए सर। इमटाट इज अगेन जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं दे आर सिलेक्टेड। आई थिंक ये तो है सर, सच्चाई मुझे भी पता है। आप नहीं बोलेंगे बट मुझे पता है। मीनिंग पीपल हु आर डूइंग वेल, पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, द टॉप इन देयर कोर्सेज जनरली। सो वी वेंट देयर, आई वेंट देयर। मैंने 2 साल उधर काटने थे, पर 2 साल में क्या हुआ कि मेरा अगस्त 2001 में टेन्योर खत्म हो रहा था, एंड दिस इज आई थिंक जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2001, जबकि मेरे को एक बटालियन स्पेशल ऑर्डर आता है रूटीन, तो वो आया था। मेरा एक बहुत अच्छा यंगस्टर था, मेरे से बहुत जूनियर था, जो भी कन्वर्ट हुआ था, उसका नाम सूरज शर्मा था, छोटे भाई की तरह था। तो उसका और 2-3 और जवान शहीद हो गए मिलिटेंट्स के साथ लड़ते लड़ते कुपवाड़ा में। आप जब इमटाट में थे, यूनिट हैड मूव टू कुपवाड़ा। तो मैंने फिर उस समय कर्नल बेंस थे, वो सीओ थे, उनको फोन किया था कि सर ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा दीपक ऐसा है कि अभी हमें चाहिए है जितने हमारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं सर वापस चाहिए हैं, क्योंकि अभी यूनिट एक इस जगह पे, इस मुकाम पे है कि अभी हमें अपने आप को हमारी इतनी पुरानी एस्टैब्लिश है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमें अपने आप को एज एसएफ यूनिट प्रूव करना है। तो फिर वही फितूर होता है, हर एक आदमी का फितूर होता है, ठीक है। मेरा फितूर था, तो मैंने फिर एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरे को पहले भेज दो। तो लोगों ने कहा पागल है तू, इतना कमा रहा है, इधर ट्रक उठाने में बैठा है, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है। तो मेरे को उन्होंने 4 या 5 महीने पहले छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। आपने एडवर्स करियर सेकंड टाइम दिया सर? मैंने कर दिया और देकर आ गया वापस और यूनिट में। और उस समय यूनिट कुपवाड़ा में थी, और जिस टीम में सूरज शर्मा था और जिसमें लोग शहीद हुए थे और जिनके कुछ लोगों को गोलियां भी लगी हुई थी, ठीक है, वो टीम का मोराल थोड़ा अच्छा नहीं था
और अच्छा नहीं, काफी खराब था, और वही टीम मेरे को दी गई। और सीईओ ने मेरे को बोला कि दीपक, अभी इस टीम को तेरे को देखना है और तेरे को टर्न अराउंड करना है। अब देखिए, ऐसा है, हर एक आदमी अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करता ही है। यस, ठीक है। तो अब जब मेरे को एक टास्क दिया गया था, तो वो काश वाले कहानी याद है ना, काश तो हम करते नहीं है, तो अपनी पूरी हिम्मत से किया। और साउथ कश्मीर में तब यूनिट चली गई, और साउथ कश्मीर में हमने बहुत अच्छा किया। 7-8 महीने ये बेस्ट परफॉर्मिंग टीम हो गई पलटन की, यूनिट की। मतलब कि इस टीम में हम 6 लोग थे, एक स्क्वाड होता ना। यस, 6 आदमी का स्क्वाड जो होता है। और अगर मीनिंग मैं जो कुछ नाम याद है मेरे को स्क्वाड के, एक था बीबी थापा, 9 पैरा से आया था, एक सतपाल सिंह, एक लेरा सोना 3, चौथा मैं, 5वां भूपिंदर, और एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आ जाएगा। सो हम 6 थे। हमारे मैक्सिमम कांटेक्ट हुए, मतलब कि मिलिटेंट्स के साथ। और जब मैं उधर से निकल रहा था, तो इस स्क्वाड में, 6 के स्क्वाड में 2 शौर्य चक्र थे और 4 सेना मेडल। वाह सर, अमेजिंग सर। और चारों के चारों हम गैलेंट्री, सब गैलेंट्री अवार्ड थे। तो ये स्क्वाड था। आपका वो वाला जिसमें इंसिडेंट जो हम बात कर रहे थे सर, ढोक के अंदर, वो वाला जो जिसके लिए मिला गैलेंट्री अवार्ड। यस, वी मस्ट हियर दैट सर। वो भी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग ये था कि हमें पता चला था कि 3 मिलिटेंट आते हैं फॉरेस्ट से, मीनिंग जंगल से नीचे आते हैं। वो जंगल के कोनों में ढोक होते हैं, तो ढोकों में ये आते थे, और ये जो अपने बकरवाल है इनके खाते थे और वापस चले जाते थे। अब जहां पर भी ये ढोके हैं, और जो एक जगह है मालवान बाउल करके कश्मीर में, वहां पर बोल के अंदर लोग रहते हैं, पर इन ढोकों और जहां पर ये लोग रहते हैं उनमें कम से कम कहीं पर 200 फीट का फर्क है, कहीं पर 300 फीट का फर्क है, 500 फीट का फर्क है। तो और आप जैसे ही इस बाउल के अंदर जाओगे फौज लेकर, ठीक है, सबको पता चल जाता है। मैं रात को गया, और हमने 5-6 लोगों ने, हमने एक बड़े ध्यान से घर को करके, जो डोक से कोई 150 फीट दूर था, हमने वहां पर हम बैठ गए, एम्बुश लगा के बैठ गए। तो सुबह सुबह एक लड़का आया, छोटा सा, घूम के चला गया। अब ढोक, और जो हमें लग रहा था ढोक पे आके घूम के चला गया। नहीं, हम जहां पर थे, जहां घर था, जिस घर में हम थे, उस पे आके घूम के चला गया। और घर और ये ढोक के बीच में कोई 150 फीट का फर्क था, ठीक है। और ये हम समझ में आ गया कि अगर ये घर में कोई रहता नहीं है, क्यों कोई लड़का आए वहां, वो कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है। और ये जो घर और ढोक के बीच में कोई वो क्रॉप्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर फील्ड है, ठीक है। सडनली मेरे को बुला के सब के ऊपर से सर एक आदमी आया है नीचे ढोक में, उसने फिरन पहना हुआ है, कुछ फिरन के नीचे लग रहा है, लेकिन हथियार नहीं दिख रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है, आने दो। फिर कोई 10-15 मिनट बाद साहब 2 और आए हैं, ठीक है, वो भी फिरन पहने हुए हैं, हथियार नहीं दिख रहा है। फिरंग नहीं हिरन, मिलिटेंसी को बहुत हमारे साथ ये होता है कि भाई अगर हमें पता ही नहीं है, कि हम तो कोई ऐसी चीज करते नहीं है, कोलेटरल डैमेज हम बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हमने कहा अच्छा अब कैसे पता करें। अभी जनरली क्या होता है, बकरवाल ना सुबह और या शाम को बनाता है खाना, सुबह जाने से पहले, चलने से पहले, और शाम को जब वापस आता है। लेकिन अब 11 बजे वो धुआं उठे, इसका मतलब है खाना बन रहा है, इसके बाद मेहमान आए हैं। अब मैं समझ गया, वो मेरे सामने नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मगर मेरे को ये भाई हथियार नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे चले जाऊंगा, करूंगा क्या। अब 12 बज गए, तो मेरे साथ एक एक्स मिलिटेंट था, ठीक है, उसको बोला, मैंने कहा चलना है, कहता हाँ चलना है। तो मैंने कहा चल फिर।
तू तो कश्मीरी दिखता है, मैं भी थोड़ा बहुत दिखता हूँ लेकिन इतना नहीं दिखता। ठीक है, तो हमने दोनों ने, हमारे पास होती थी फेरन पहनी, फेरन पहन के नीचे वो जो स्नीकर्स जूते नॉर्मल से पहन के, ठीक है, AK-47 अंदर और कॉक कर ली, कॉक करके चल पड़े। तो चल पड़े तो कभी हम यहाँ पर मिट्टी उठा रहे हैं, वो 150 फीट जो था ना वो बड़ा लंबा था क्योंकि वो सामने वो देख रहे हैं, वो तीनों देख रहे हैं। एंड आप लोग ओपन में? हाँ, ओपन में हम चल के जा रहे हैं कि भाई, और वो देख रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन उनको भी लग रहा है कि हम लोग शायद कश्मीरी है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हम अपना वो देख रहे हैं कि भैया इसमें अभी क्या उगाना है, ठीक है। तो वहां पहुंचे तो एक शेड के पीछे आ गए, जिससे कि तो मैंने उसको बोला तो इधर से चले जा, मैं इधर से जाता हूँ, मेरा वाला थोड़ा शॉर्ट था डिस्टेंस। तो मैं जैसे मैं गया तो कोई 10 फीट का फर्क था मेरा और उस बंदे का। जो मिलिटेंट था, मिलिटेंट बाहर था, उसके पास हथियार था, सब कुछ था। उसने मेरे को देखा, वो मेरे समझ गया कि मैं कौन हूँ, मैंने उसको देखा, मैं समझ गया वो कौन है। तो बस फिर हमने दोनों ने फायर किया एक दूसरे के ऊपर। तो वो किस्मत अच्छी थी कि मेरी गोलियां लगी। You are faster and accurate. जो भी था। तो फिर वो बाकी दो भागे, उसमें से भी एक को मारा। तब तक ये नहीं आ पाया, ये जो इस तरफ वाला था सर, और मेरे लड़कों ने ऊपर से फायर कर दिया, वो मतलब कि मशीन गन फायर हो गया। वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। अब मैं आगे नहीं जा सकता नहीं तो मैं ही मर तो मैंने कहा ठीक है, अब हो गया। एक चीज है, एक जज्बा, एक चीज बड़ी अच्छी लगती है मेरे को कि वो चलो हो गया। मैंने अपने लड़कों को गुस्सा कर रहा था कि मैंने कहा तुमने क्यों फायर किया, जब मैं उनके पीछे भाग रहा था। ठीक है, कहते साहब अब हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आपको आपने जाने क्यों दिया। कल को आपको कुछ हो जाता तो हम किसको शक्ल दिखाते। वो उनको ये था कि ये आगे चला गया, हम पीछे रह गए, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये चीजें ना, छोटी छोटी चीजें होती है। नहीं, ये एंड दे आर वेरी राइट, बहुत राइट भी है सर। यू बिकॉज हम सर बहुत जोश में आकर के कभी बह जाते हैं सर, तो एक बैलेंसिंग एक्ट मैंने खुद बहुत सारी इसमें अगर आप ये देखिएगा तो आई वांट टू मीनिंग, देखिए ऐसा होता है, लक फेवर्स द ब्रेव। ये आपने सुना है ना? बिल्कुल, नो डिनाइंग द लक फेवर्स द ब्रेव। ये एक और किस्सा है जो बताऊंगा मैं मेरे को कोकरनाग भेजा था। सर हम तो पूरे दिन आपके किस्से सुनते जा रहे हैं एक क्यों? एक कोकरनाग मेरे को भेजा था और टीम थी उधर, ठीक है। अब कोकरनाग ऐसी जगह है जहाँ बीच में एक पॉइंट है, उधर से 2 वैलीज ऐसे निकलती है, और वैलीज में इस तरफ भी 6-7 विलेजेस हैं, इस तरफ भी 6-7 विलेजेस हैं, और मिलिटेंट्स लास्ट विलेज में रहते थे, और कभी भी फौज अंदर जाती थी तो कुत्ते भौंकते थे, आप पहुंच ही नहीं सकते थे उधर तक, और मिलिटेंट निकल जाते थे। उन्होंने ओपन चैलेंज कर रखा था, 3 थे, उन्होंने ओपन चैलेंज कर रखा था कि हमें कुछ नहीं कर सकता कोई। अब ये जो वैलीज होती है, इनमें बीच में स्ट्रीम्स होती है, ठंडे पानी की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, और दोनों तरफ गांव होते हैं। तो मैंने कहा यार बहुत हो गया, ये चैलेंज करिए जा रहे हैं हमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो रात को किसी को नहीं बताया, रात को अपनी यही 6 लोग हम, ठीक है, हमने कहा चलो भाई हम चलते हैं। मैंने कहा चलोगे? कहते हैं। मैं कहा अब देखेंगे। ये था 26 या 27 दिसंबर, एंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या मिड दिसंबर था, मेरे को याद है इतना, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भैया, मिड दिसंबर कश्मीर, तो आप टेम्परेचर सोच लो, ठीक है। मैंने कहा भैया सीधी बात है, अगले 8 घंटे जब तक हम वहां नहीं पहुंचते वो गांव तक, ठीक है, हम पानी के बीच में चलेंगे। हम सीधे पानी में घुसे, हम वो 7 या 8 घंटे हम पानी में चले। उस ठंड में एक कुत्ते ने नहीं भौंका। जब तक हम निकले ना वो उधर, वो उस गांव के पीछे जहां से ये भागते थे, तो
वहां पर निकले तो जो क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे हाथ सब कांप रहे थे। ठीक है, हमारी हालत खराब थी, ठीक है, लेकिन कर लिया। तो करके मेरा जूनियर था, मैंने, आप सब जानते हो, हाथ तो पहले से बच गया था सर फ्रॉस्ट बाइट से। यही किस्मत है, ठीक है। तो आप जानते होगे शायद धीरज थापा। यस 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 सर। तो धीरज को बोला मैंने, कहा तू उधर से आ सर। तो वो आया उधर से, तो ये भागे, कांटेक्ट हुआ, तीनों को मार दिया। ओह वाह। तो ये हुआ, ये कुछ किस्से हैं ऐसे। 2001 में एक और था वाड़वान वैली में मेरे को, दिस इज जब आप कमांड कर रहे थे सर? नहीं, ये एज ए टीम कमांडर सर। ये तो वाड़वान में मेरे को इन्होंने बोला था, कोर कमांडर का कॉल आया था, और कोर कमांडर पैरा आर्टिलरी के थे। तो उन्होंने बोला कि दीपक ऐसा है कि वाड़वान में इलेक्शन करने हैं, वाड़वान में मिलिटेंट बहुत हैं, और उस वैली को सैनिटाइज करना है, और उसके बाद सीआरपीएफ आएगी, सीआईएसएफ आएगी, वो इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन के वो भी आएंगे। ठीक है सर। मैं कहा सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू स्लिदर करा दीजिए, और मैं स्लिदर करूंगा, मैं सीधा इस जगह पे लैंड करूंगा, उसके बाद मैं पूरा वैली को सैनिटाइज करूंगा। क्यों सर? क्यों स्लिदर? इसलिए कि मैंने कहा कि अगर कांटेक्ट होगा तो सडन होगा, दूसरी बात यह है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि है, और तीसरी बात ये थी कि मैं चाहता था कि अगर एक जगह से थोड़ी दहशत हो जाए कि फौज आ गई, क्योंकि स्लिदरिंग हेलीकॉप्टर से आएंगे, इनको ये नहीं पता कि कहाँ क्या है, इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है उसका। तो वही हुआ, हमने स्लिदर किया वाड़वान के बीच में, वाड़वान के बीच में, सेंटर में, और ये सब भाग गए ये सब अपने, और हम लोग ने पूरा वैली सैनिटाइज कर दिया। सीआरपीएफ सीआईएसएफ आई, कोई 400-500 लोग आए, और उन्होंने पूरा इलेक्शन कराया। इलेक्शन करा के कोर कमांडर उधर लैंड करके उन्होंने कहा दीपक वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया, पर मजा नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मजा क्यों नहीं आया आपको? मतलब कि सब जो आपने बोला था वो कर तो दिया है। कहते नहीं यार, वो मिलिटेंट मीनिंग कुछ तो टेररिस्ट है, अब कुछ तो होना चाहिए भाई। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोशिश में अगर हम सक्सेसफुल हो गए, तो मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ना अभी, क्योंकि वापस जाने के लिए मेरे को फिर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और मेरे को 10-12 घंटे लगेंगे। ठीक है, पहाड़ चढ़ो, फिर 10 और फिर 5-6 घंटे। मैं कहा मेरे को हेलीकॉप्टर भेज देना डी इंडक्ट करने के लिए। हाँ, डी इंडक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर तेरा कांटेक्ट हो गया टेररिस्ट के साथ और तूने कुछ कर लिया तो तेरे को हेलीकॉप्टर भेजूंगा, नहीं तो तू पैदल आ। वो भी मोटिवेशन थी। ठीक है, तो रात को जब ये सब मीनिंग, एक रात को मैं निकल गया और मैं चुपचाप बैठ गया अगले 48 घंटे के लिए। 48 घंटे में ये सब सीआईएसएफ सीआरपीएफ सब निकल चुके थे, सब कुछ। तो जब मिलिटेंट आने लगे अंदर, तो फिर हम नीचे आए और हमने चैलेंज किया, और फायरिंग हुई दोनों तरफ से। चैलेंज किया सर कि सामने हुआ सर। ठीक है, हमने विलेज को सराउंड किया, और हम आमने सामने हुआ। तो उस समय हमने कहा भाई आइदर यू ड्रॉप योर वेपन्स। ठीक है, तो वो नहीं हुआ, तो फायरिंग हुई, और जो कांटेक्ट हुआ उसमें 3 मिलिटेंट्स वी किल्ड। एंड उस समय फिर मैंने कोर कमांडर को फोन किया, मैंने कहा सर देखो ऐसा है, अभी चारों तरफ है मिलिटेंट, ठीक है, आपने बोला था वो कर लिया, अब हेलीकॉप्टर उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, उसमें हम वापस गए। सर वाड़वान में जब आपकी टीम ऑपरेट कर रही थी, तो जितना मेरी नॉलेज है कि बल सर आपके साथ में ऑपरेट कर रहे थे, आपकी टीम में होते थे। एंड मेरा सर उनसे 1-2 बार ही इंटरेक्शन हुआ है। गोमा में सर भी पोस्टेड थे और हम लोग भी पोस्टेड थे 6 पैरा के साथ, तब मैं वहां मिला। एंड सर के बारे में इतना सुना है सर, बहुत सारी चीजें सुनी है। आई एग्री विद यू। आई थिंक सो बल का और मेरा रिश्ता अलग है।
रिश्ता इस तरीके से अलग है। बल का प्रोबेशन ऑफिसर मैं था सर। ठीक है, और वार्ड 1 में भी बल मेरे साथ था, वो प्रोबेशनर था उस समय। अच्छा, अंडर प्रोबेशन था, तो मेरे साथ था, और उसको जितने मैं सिखा रहा था, कोशिश कर रहा था सिखाने की। आई थिंक बल ने अपने लिए ही बलबूते पे बहुत अच्छा किया उसके बाद। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो एज अ 2IC बाद में सर। बल का आई वॉज the one who got him married also. अच्छा सर। So that is also another story. मैं स्क्वाड्रन, नॉट स्क्वाड्रन, एनडीए में सीनियर थे सर, जस्ट वन कोर्स। बहुत ही फाइन ऑफिसर था। एंड आई थिंक मैं जब वो सीओ था तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि मेरा तो उसके साथ कांटेक्ट रहा है। तो मैंने उसको फोन किया, मेरे को पता चला दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा और क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा हो गया है सर, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? कहता है सर मेरे को लगता है कि ये मेरा एक आर्म जाएगा। मैंने कहा बल फिर? कहता कोई नहीं सर, जिंदगी काट लेगी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि उसका एक आर्म एम्पुटेट कर दिया बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, पर फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं कब, और राइट आर्म हुआ था उसका। मैं कहा तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, फर्स्ट क्लास चल रही है पलटन, यूनिट अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है सर। अब सर मैं उतने ही जो हैंड राइटिंग मेरी राइट से थी, अब मैं बाएं से सीख गया हूं, और मैं बाएं से लिखता हूं, एक शिकन नहीं हो। ठीक है, मीनिंग ये ऐसे लोग मिसाल है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है, तो वो था बल। पर मीनिंग मेरे लिए तो वो चाहे मेरे से जूनियर था, वो एक मिसाल है। इफ आई मे ऑल्सो सर, मैं वी डिड एक बार हमने स्पेशल फोर्सेस टीम कमांडर कोर्स होता है सर, एक साथ किया था बल सर के साथ। ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट एंड ये जब व्हेन ही वाज हैंड वाज एम्पुटेटेड, उस दौरान मैंने भी उनको कॉल किया था। उनके वॉइस में जो जोश था सर, मतलब दैट वाज अनबीटेबल। इट स्टिल रिंग्स इन माय ईयर्स कि एक बंदा हु हैज अंडरगॉन इतना कुछ, yes. और इतने जोश, और जैसे आप बता रहे हैं सर वैसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा। देखो मैं ये चीज एक दो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं लोगों को कभी कभार बताता हूँ, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बिकॉज आई फील दैट स्पेशल फोर्सेस में हमने ये सीखा है जितना कम बोलो उतना अच्छा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो बैरियर्स को पुश करना है ना, ये मत रोको अपने आप को कभी, और ऑप्टिमिस्ट रहो जिंदगी में। जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव बहुत आएंगे जिंदगी में, लेकिन जब आप अपने दिमाग में सोच लेते हो ना कि यही होगा तो यही होगा, बहुत जरूरी है ये। एंड यही मैं मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा है। आप मानेंगे नहीं कि मैंने जहां पर, मैं जब 20 साल के बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया हूं, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं वही उतना ही करूंगा जितना मैंने फौज में किया है। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव रीच्ड देयर। सो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको ये समझना है कि आपकी कोई सीमा नहीं, सीमाओं को रोको मत। चाहे आपकी सीमा काम में हो, आपकी सीमा आपको ये लगता है कि अब मैं टूट जाऊंगा, नो, आप टूटोगे नहीं। आपको लगता है कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है, नो, बहुत लोग हैं, आपकी नजर कमजोर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। ठीक है, बल, राइट। इसके बाद यू पिक्ड अप कमांड ऑफ नहीं, उसके बाद मैं गया था BM पैरा ब्रिगेड। आई वेंट एज BM पैरा ब्रिगेड, एंड BM पैरा ब्रिगेड के बाद मैंने वहीं से फिर 2IC, आई केम एज 2IC 2 पैरा, और फिर मैंने कमांड लिया 2 पैरा का।
आई कैन ओनली थैंक माई सीनियर्स के क्या होता है कि बड़ा ये सौभाग्य वाली बात होती है कि जिस यूनिट में आपने सर्व किया है उस यूनिट का आपको मौका मिले टू कमांड. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. और ये इंग्लिश में बोला मैंने क्योंकि और कोई तरीका नहीं था. नहीं सर, इतना समझ जाते हैं. पर ये था. एंड आई थिंक 2005 से लेकर 2005 के दिसंबर में हम कश्मीर गए सर. और उस समय क्या था कि मेरे को पता है मेरी यूनिट में कितनी काबिलियत है और मैं चाहता था कि ये यूनिट मेरी नॉर्थ कश्मीर में अपने आप को प्रूव करे, जो कि सबसे टफेस्ट टेरेन है, सबसे टफेस्ट एरिया है. मिलिटेंट्स 2005 तक बहुत ट्रेन थे, बहुत शातिर थे. तो मैं इनको नॉर्थ कश्मीर लेकर गया. मैं अकेला 17.5 साल सर्विस थी मेरी और 6 अफसर थे मेरे पास जिनकी 4 साल या बिलो थी. सर, बहुत बड़ा चैलेंज है सर. सीआई ऑप्स में इतने यंग जोश टाइप लोगों को. हाँ सर. मेरे 2IC joined a little late. He was also very good man, प्रशांत श्रीवास्तव करके, जो कि जनरल श्रीवास्तव है. एंड सो आई थिंक जब आप देखो तो I think that was also a very defining tenure for me. Defining tenure means 2-3 चीजें हुई उसमें. पहली बात तो क्योंकि मैं इतना काम कर चुका था कश्मीर में, कश्मीर को अच्छी तरह जानता था, कोई भी पहाड़ी नहीं थी जो नहीं चढ़ा था. ठीक है. बट सर जैसे आप सीईओ थे सर, एंड सीईओ पूरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा होता है. इतने सारे जवान हैं, जेसीओज हैं एंड ऑफिसर्स हैं. आपकी जो टीम थी सर, ऑफिसर्स की किसी का एक्सपीरियंस था नहीं. तो ऐसी चीजें क्या करी सर आपने, या कैसे इंश्योर किया कि उस टीम ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया पूरे टेन्योर में सर? आई थिंक मेरे ऑफिसर बहुत अच्छे थे और जवान भी बहुत अच्छे थे. ठीक है. मैं एक चीज बताता हूँ आपको. मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन में 40% ही थ्रू हुए थे. पर क्या होता है, कोई भी एसएफ यूनिट होना, एसएफ यूनिट में लोग ईआरई पे जाते हैं, हर एक जगह पे जाते हैं, कोई नॉन पैरा वॉलंटियर हो जाता है, कुछ हो जाता है. तो अभी भी कोई 70% मेरे नए लड़के थे जो जवान थे, उन्होंने एक्शन नहीं देखा था. ठीक है. सो अब हमारा था कि भैया इस यूनिट को एक इस सूत्र में बांधे हम के. और आई थिंक मेरे ऑफिसर थे, जेसीओ थे, जो पुराने लड़के थे, ये इन्होंने हर एक आदमी ने अपना बहुत बहुत योगदान दिया इसमें. एंड आई थिंक हमने, मीनिंग हो सकता है कि मैं थोड़ा सा भावुक होकर बोल दूं, लेकिन आई थिंक 2 पैरा की हिस्ट्री में ये जो टेन्योर था ना, जिसने अवार्ड्स मिले हैं इस यूनिट को, शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस, शायद मे बी दिस इज एक यूनिट का था कि उन्होंने बांग्लादेश के ऑपरेशन में टंगैल में यस किया था, और उसके बाद ये है. इसमें हमें एक अशोक चक्र मिला था. हर्षद विल टॉक अबाउट हिम. कीर्ति चक्र मिले थे, शौर्य चक्र मिले थे, सेना मेडल मिले थे. जितने अवार्ड मिले थे, इतने अवार्ड शायद टुगेदर एक टेन्योर में बहुत कम यूनिट्स को मिलते हैं. और ये तीसरी बार था कि हमने यूनिट साइटेशन लिया था. तो एक चीज अच्छी हुई, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो 3 यूनिट साइटेशंस 2 पैरा को मिली, ठीक है, जिसकी वजह से 2 पैरा फिर बाद में यूएन भी गई. ठीक है. 95-96 में मैंने शायद 8 महीने ही किए, लेकिन मैं उसका भी हिस्सा था. तब एयर 1 थी यूनिट. 2001 में, 2002 में मैं काफी था उस समय, वो था. एंड 2005 to 2008 आपको मान के क्या बात है सर. all three. So that is where it is. And हमने उधर
बहुत काम किया मतलब हमारे जो आर्मी कमांडो थे, मीनिंग ही वाज अ वेरी मीनिंग दुनिया डरती थी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारा काम देख के वो कहते थे अगर कहीं किसी कुछ करवाना है तो 2 पैरा को करवा। सर यस खौफ होता था सर उनका। करेक्ट। और उन्होंने मेरे को देख लिया था, तो उन्होंने जब 2-3 बार ऐसे उन्होंने मेरे को टास्क दिए जो कि मैं कर पाया। बताइए जरा सर कुछ। एक टास्क था कि उन्होंने बोला लुलाब में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं टेररिस्ट। तो उस समय मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा सर मेरे को 7 दिन दो। 7 days? 7 days। इस 7 दिन में मेरे को कोई और यूनिट उधर चाहिए नहीं है, नोबडी विल गो, ओनली माय यूनिट, और मेरी 2 टीम्स लगेंगी उधर, मैं उसको खाली कर दूंगा। 7 days आई टुक, 8 मिलिटेंट मारे उसमें। एक देखो कभी कभार क्या होता है, किस्मत होती है, एंड दिस इज ऑल यू नो हाउ थिंग्स हैपन। उस 8 दिन में मैं नीचे था 7 सेक्टर आरआर में नीचे था मैं, नहीं सॉरी दिस वाज 7 सेक्टर आरआर में नीचे था। और क्या हुआ था कि ऊपर मैंने एक एम्बुश लगवाया था। अब उस एम्बुश में क्या था, एक आप जानते होंगे एक ऑफिसर था कंसल। Yes, yes. He commanded also 2 paras. So Lalit was there in that ambush, and they had a contact. And उस contact में Lalit got they killed, but he got a bullet in his stomach. Sir. तो मेरे को ऊपर से, मैं अकेला था, तो मेरे को बोला गया कि सर हो तो गया लेकिन प्रॉब्लम हो गई, साहब को गोली लग गई है। अब हम जहां पर भी जाते हैं, ये सब की हमारी ये है, आप जानते ही हैं कि हम कम से कम हम जाते हैं जंगलों के अंदर, हम जाते हैं नियरेस्ट रोड जो होता है ना, कम से कम 8 से 10 घंटे दूर होता है। अगर गोली लगे तो कोई चांस नहीं है। हम लोग चाहे जितने भी अच्छे होते हैं, अगर गोली ऐसी जगह पे लगे तो बड़े मुश्किल होता है सर्वाइव करना, क्योंकि 8 से 10 घंटे लगेंगे आपको रोड पे आने के लिए, उधर से आपको लगेगा। सो आप देखिए किस्मत के उस समय डिप्टी जीओसी, मीनिंग डिप्टी जीओसी नहीं, आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ जो कोर के थे, वो ब्रिगेड कमांडर उनको ब्रीफ कर रहा था और वो आए हुए थे हेलीकॉप्टर में। मैं सीधा गया, मैंने नहीं देखा कि ब्रिगेड कमांडर ब्रीफ कर रहा है, कौन है क्या है। मैंने सल्यूट मारा, मैंने कहा सर मेरा एक कांटेक्ट हुआ है, मेरा एक ऑफिसर वुंडेड है, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, आपका हेलीकॉप्टर खड़ा है। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा गो अहेड। वेरी नाइस ऑफ हिम। ठीक है, वेरी नाइस ऑफ हिम। हेलीकॉप्टर पायलट को मैंने समझाया कि यहाँ करना है। मैंने उनको बोला, जगह नहीं थी लैंड करने की, ठीक है, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा एक स्किड पे हेलीकॉप्टर रहेगा, ठीक है, तुमको सिर्फ साहब को बैग में डाल के पुश हिम इन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो सीधा ऊपर गया, एक स्किड पे चलते हुए, मतलब एक स्किड पे यस अंदर डाला उन्होंने, ललित को सीधा हॉस्पिटल लेकर आए, ठीक है। और मैं उधर पहुंच गया था। ललित का कोई 4 घंटे ऑपरेशन चला। आई वाज टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स, मेरिट में वगैरह सब कुछ, ठीक है, मैं उधर ही था। एंड व्हाटएवर हैपेंड, ही इज टुडे। Yes, fighting fit, sir. So this is called fate. This is called how things work. ठीक है, and this is that was one. Second was, I think, हर्षन। Yes. हर्षन का ये जो ऑपरेशन था, जिसमें अगर मैं आपको ये बोलूं ना, if I may, sorry, I would like to interrupt, but उससे पहले थोड़ा सा हर्षन के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, देखो हर्षन में मैं आज भी अपनी वाइफ से जब बात करता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ कि हर्षन में मैं अपने आप को देखता था
जब मैं यंग था। और हर्षन ऐसा था जो कि मीनिंग मेरे एक्चुअली मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, पर मैं उसको छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह मैं मानता था। और मेरा सबसे जो फिजिकली टफ, मेंटली टफ जो अच्छा लड़का था ना, वो हर्षन था। अब हुआ ये कि मेरे को उस समय 4 या 5 दिन की छुट्टी पे जाना था, एंड ये ऑपरेशन होना था 8 सेक्टर RR में। और मैंने बोला था कि भाई ऐसा है कि इसको देख लेना, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, पर इसको इस प्रकार करना। अब जो भी हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब मैं छुट्टी पे था तो रात को 2 बजे फोन आया कि साहब हर्षन साहब को गोलियां लगी है, मुश्किल है। मैं उसी दिन अपनी छुट्टी से वापस चला गया। वापस गया तो मेरा सूबेदार मेजर मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने ये कहा कि साहब आप नहीं छुट्टी जाओगे। मैंने कहा क्यों? कहते साहब ये पलटन में ये विश्वास है कि अगर आप पलटन में हो तो एक आदमी, एक जवान को चाहे गोली लगे ना लगे, कोई मरेगा नहीं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये थी कि हर्षन का आई थिंक वो मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा कि दैट रिग्रेट इज देयर कि मैं क्यों नहीं था उस समय। पर वो कहते हैं ना कि किस्मत वाली बातें होती हैं। मैं होता तो भी मैं शायद कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन ये चीज रहती है और ये रिग्रेट है। पर ये जरूर था कि उस दिन के बाद मैं छुट्टी नहीं गया जब तक मैं पलटन से निकला नहीं, ठीक है। एंड आई डिड नॉट लूज अ सिंगल मैन। मैंने अपने लड़कों को, ये जो आप यंगस्टर्स थे, ये फिर तो ठीक हो गए और कुछ मेरे पुराने ऑफिसर भी वापस आ गए, पर मेरा क्लियर हुक्म था सबको कि जब तुमको लगता है कि तुम्हारा कांटेक्ट होने वाला है, तुम मेरे को रेडियो सेट पे बताओगे। एंड आई यूज्ड टू बी देयर, आई यूज्ड टू से मैं तुम्हारे कांटेक्ट में तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि कोई somebody loses his life for some, and they will tell you, वो बताएंगे आपको कि यही मेरा ऑर्डर्स ही होते थे। मेरे पास MP भी होता था मेरे पास, और मैं सीधा जाता था। I used to never stop. एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ था सर, जिसमें आप रैंक्स पहन के नहीं गए थे, तो इट सेव्ड यू। एक्चुअली ना वो ऑपरेशन वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग बाय इटसेल्फ यार। वो क्या था कि उस समय 7 सेक्टर RR के जो चीफ पुराने थे ना, अपने जो जॉइंट जो CDSP बने थे, जनरल रावत, वो थे कमांडर। सर ही वाज द ब्रिगेड कमांडर। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय उनका कॉल आया था कि भाई ऐसा हुआ है कि एक 60 रूम ये है, होटल है इन बोल रहा हूँ सोपोर में, और सोपोर में इसमें 2 होस्टेजेस लिए गए हैं और 2 मिलिटेंट हैं। इतने बड़े होटल हैं सर सोपोर में? बताया गया था उस समय है। 60 रूम कुछ नहीं होता ना यार, 4 फ्लोर 5 फ्लोर के, ठीक है। तो हम उनको रेस्क्यू करना है, तो हम चले गए। तो इनर कॉर्डन हमारा था, आउटर कॉर्डन RR था। तो हम लोगों ने फिर वो 2 दिन में बड़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज सब कुछ कंजेस्टेड होता है उधर, आप नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो देन फाइनली हमने रूम इंटरवेंशन किया था। हम एक और साथ वाले घर से जो सेम हाइट का था, हमने टॉप फ्लोर में RLs करके स्नाइपर, RLs से पहले जगह बनाई, फिर उसके बाद स्नाइपर्स लगाए, फिर सीढ़ी लगाई, सीढ़ी के ऊपर से बंदे उसमें गए। Then we started room intervention. Top down. और I believe sir 26/11 से पहले this was one of the very few I don't know if there is anybody who did room intervention वाले जो इतने इस तरह वाले So I don't know of any. So ये हमने किया। उसमें हुआ ये कि
that 1 week killed, hostages तो निकल गए, 1 week killed। अब दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे था कहीं पर, हमें वो नीचे, अभी नीचे तक आ गए थे, अब नीचे वो फायरिंग कर रहा था, अब हम कर नहीं पा रहे थे कुछ। और देन हम लोगों ने रक्षक अपना महिंद्रा लेके, तो महिंद्रा मेरे पास थी, तो हमने होटल के अंदर डाल दिया सीधा Amazing, sir. फायरिंग करते करते वो भी, ही ऑल्सो गॉट किल्ड। ठीक है, एंड वो खत्म हुआ, ऑपरेशन खत्म हुआ, तो मैं ब्रीफ कर रहा था ब्रिगेडियर रावत को, उस समय ब्रिगेडियर रावत को, कि सर इस तरीके से हुआ। हमें 48 घंटे लगे थे, 48 आवर्स। वो 48 आवर्स में मतलब 2 रात हम सोए नहीं थे, तो हम थके हुए थे सब। तो सडनली मेरा एक सोर्स का फोन आया कि साहब इस गांव में, और वो गांव इतना नोटोरियस गांव था कि उस गांव में 2004 से लेकर 2007 तक कोई नहीं गया था, क्योंकि उससे जैसी फौज जाती थी हाय हाय पथराव शुरू हो जाता था, तो उस गांव में गए नहीं थे। और सोपोर के पास ही था वो गांव, नाम नहीं लूंगा किसी के उधर, ठीक है। तो वहां पर उस गांव में, इस घर में, इस डॉक्टर के घर में 4 टॉप लीडर्स मिल रहे हैं। मैंने कहा यार 48 घंटे हो गए, मैं सोया नहीं हूं। मैंने अपने एक अफसर को फोन किया, उसका नाम संजय है। मैंने कहा संजय भाई, संजय ये खबर आई है, देख चेक कर, हमारे ऑफिसर अभी सब थोड़े से अभी टायर्ड हैं, हमारे जवान, हाँ सो हमारे जवान भी टायर्ड हैं, पूछ बात कर। और तब तक मैं ब्रीफ करता रहा। 1-1.5 घंटे बाद मेरे को कॉल आता है संजय का, सर हमने घर को घेरा मार लिया। मैंने तो बात करने के लिए बोला था अभी। क्या बात है सर, ये सब उधर पहुंच गए। तो मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, तो मैं निकल गया। देन आई टुक ओवर दैट ऑपरेशन। एक रात फिर निकल गई, एक रात में फिर काफी फायरिंग हुई। कितना डिस्टेंस था सर यहाँ से वहां तक, इस ऑपरेशन से उस ऑपरेशन साइट तक? ऑपरेशन साइट से कुछ खास नहीं था, कोई मे बी 40 मिनट लगे होंगे। ओके तो वहां पर गया, तो वहां पर एक रात और हो गई। अभी 3 nights we hadn't slept। एंड ये 4 मिल गए सर, और ये 4 मिल गए, ठीक है। अब हुआ ये कि कुछ मलबे में भी दबे हुए थे। अब मैं खड़ा हो गया जाके उधर, मैं तो अपने वो पहनता नहीं हूँ, तो मैं वो रेडियो सेट पे लोगों को बोल रहा था कि इधर से ले जा लोग, इधर से ले जा। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया, मैंने जो लोकल थे एक दूसरे से बात भी की थी, मैंने कहा था। तो जैसे ही हम चौथी बॉडी निकाल रहे थे, तो मेरे मन में आया यार ये जो घर है जिसको इन्होंने सराउंड किया, ये तो डॉक्टर वाला घर नहीं है। वो तो मेरे को उसने बताया लोकल ने कि ये 7 वाला घर है डॉक्टर का। और वो डॉक्टर का जो घर है, मतलब कि ये ऐसा, अगर ये घर है तो उसके कोई 10 मीटर दूर होगा दूसरा घर, 10 या 15 मीटर दूर। तो 10 या 15 मीटर दूर के ऊपर वो उसकी खिड़की दिख रही है, मैं खिड़की के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो घर है, क्या फर्क पड़ता है, अभी ये तो 4 मिल गए। तो मैंने कहा और इतनी देर से यहाँ पे फायर ये मतलब कि खबर तो इस घर की थी, तो मतलब कि ये इधर से इधर आए होंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे अपना एक एक्स मिलिटेंट कश्मीरी था, तो उसको मैंने बोला यार ऐसा कर, तू अपना वेपन इधर छोड़ दे, तो ऐसे घुमा, ठीक है, घर के अंदर। कहता अच्छा ठीक है साहब। चला गया अंदर, वापस आया। मैंने कहा हाँ इधर आ। कोई है अंदर? कहता है। मैंने कहा कितने हैं? कहता 2। मैंने कहा क्या है? कहता कमांडर, ठीक है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा और ये कहाँ है? घर में इतना वो मल्टी स्टोरीड हाउस है।
कहता साहब जिस विंडो के सामने आप खड़े हो ना, उसी विंडो के नीचे बैठे हो, देख रहे हैं आपको, तो आप ही को देख रहे हैं। They can just fire at you any time. पर उनको पता थोड़ी था अफसर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई निकलो आप सब इधर से। आप जानते हैं शायद मनीष को बोला मैंने, मनीष सर मैजिक शर्मा, उसको बोला, मैंने कहा मनीष चल निकल इधर से, अभी हो गया भाई, सीओ ने बोला है निकलो सब चलो, डी इंडक्ट करो, बॉडी मिल गई 4, चलो निकलो, ऐसे आवाज की। और मैंने मनीष को बोला मनीष आईडी लगा दे, ठीक है, फिर ये भागेंगे, फिर हम देखते हैं। मैंने कहा लेकिन अभी 3:30 बजे, मैं कहा 2 घंटे है हमारे पास, ये चौथी रात हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे में हिम्मत नहीं है, ठीक है। पर वही है कि वो 2 घंटे में काम हो गया, 2 और सर अब 5:30 बज गए शाम को, ठीक है, 5:30 बज गए। अब मैं ये दोनों की बॉडी रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कमांडर्स थे, ठीक है, एक हुजी का था तो दूसरे जैश के थे, और ये किस्मत है कि साथ घरों में थे, ठीक है, ये कोई मतलब कि वो नहीं था। तो हुआ ये कि ये जैसे ही हुआ तो सडनली मैंने देखा कि जो हमारे साथ फायर ब्रिगेड थी, पुलिस थे, वो थोड़े पीछे हो गए, समझ नहीं आई कि क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई निकालो करो, और क्राउड सब आने लगे और शोर मचना शुरू हो गया। 2-3 डायरेक्शन से तकरीबन 300-400 लोग, लेडीज चेस्ट पीटते हुए, पत्थर मारते हुए, और हमारे पास कोई नहीं। तो देन आई सेड नहीं, हम बॉडी के बिना नहीं जाएंगे। सो देन वी काइंड ऑफ फायर्ड इन द एयर जस्ट टू इंश्योर के ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज वी डिड नॉट, नहीं तो हमारे में से कोई मरता, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं हमें, हाँ। तो मेरे जवानों में से कोई मरता, और फिर नहीं तो हंगामा होता, कोई बिना हथियार का मर जाए, और कोलेटरल डैमेज हम कर नहीं सकते किसी का। तो मेरे जो आसपास थे, मैंने ही उनको कंट्रोल करके मैंने कहा अब 2 बस्ट मारो एयर में। जैसे बस्ट मारा तो उनको लगा कि फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो वो इमीडिएटली वापस भाग गए। तो हमने बॉडी लेकर निकला। दिस वाज अनदर। इसी की वजह से सर आपके ऊपर अवार्ड रखा गया था सर कि यार वो कहने वाली बातें हैं, अभी ये चीजें पता थोड़ी होती हैं कि क्या किसका है क्या है सर। These are all things that are नहीं, it is pretty famous sir. I don't know, I have no idea. मैं ज्यादा इसमें घुसता भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को बस इतना मालूम है, मेरे को एक काम दिया गया है जो देश ने दिया है करने के लिए, जो करना है। अब उसमें क्या है कैसे है वो उसके बीच में नहीं घुसता। So इसमें कौन मरे थे सर? इसमें हुजी, HUJI, हुजी के there were 4 all the senior commanders of North Kashmir, and जो जैश वाले थे वो भी दोनों the topmost commanders of North Kashmir, जैश के 6 के 6। So सर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, हर चीज में आपने इतना अच्छा किया, फिर अचानक से सर फौज छोड़ के कॉर्पोरेट वाला। देखो ये चीज ना, अगर आप देखिएगा तो वहां से, अगर आपको मीनिंग, just to give you a background, I think 2008 Republic Day, I received the Ashoka Chakra from the President of India for हर्षन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं पोस्ट एक अलग एक डिवीजन में मेरे को कर्नल GS के रूप पे भेज दिया गया था, एंड वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। एंड वो जनरली लोग, अगर जो फौज जानते हैं, जनरली दुनिया जो हायर कमांड करती है उसको भेजा जाता है। मैं तो हायर कमांड किया भी नहीं था, मैं तो they had sent me earlier only, but thing is मेरे लिए ना प्रोफेशनलिज्म was very important. मैंने देखो, मेरे को ये इतना चाव नहीं था कि मेरे को जनरल बनना है, मेरे को चाहे मेरे को ये था कि मैंने जो अपनी जिंदगी में करना है फौज के साथ, फौज में देश के लिए जो करना है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड मेरे को थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, मेरे से कुछ पहले CEOs थे जो निकल चुके थे और वो अच्छा कर रहे थे,
तो मेरे को ये लगा कि हम जब फौजी हैं तो फौज में ही अच्छा करते हैं क्या, बाहर भी अच्छा कर सकते हैं सर। वही पुशिंग द बैरियर्स, ठीक है। वो सनक है ना, सनक है वो, सनक कोई सनक किसी को आप समझा नहीं सकते, मैं ना आपको भी नहीं समझा सकता, पर वो सनक है। और वही सनक की वजह से आज यू नो दैट मोटिवेशन स्टेज, ठीक है। एंड आप यहाँ पे भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं सर। जो भी कर रहे हैं वो चलो ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, बट मेरा पॉइंट ये है, देन गॉड इज विद यू ऑल थ्रू आउट। सर थैंक यू। इनफैक्ट सर हमारा है कि सर वी स्टार्टेड दिस चैनल विद द विजन की सर जैसे आप हैं सर, इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं एंड दीज स्टोरीज इंस्पायर सो मेनी पीपल, इतने लोगों को इंस्पायर करता है सर। मतलब आप आई डोंट नो कितना आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, बट दिस इज एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर। सो हमारा यही था विजन की सर, ऐसे ऐसे स्टोरी जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है वो हम लोगों तक पहुंचाए। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की दिन है क्योंकि आपको पहली बार हम पहली बार लेकर आए सर बाहर वो कर रहे हैं आपके स्टोरी सर। एंड इफ दे हेल्प समबडी आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। दिस इज गोइंग टू चेंज लाइव्स, ट्रस्ट मी सर। बहुत हेल्प करते हैं सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for taking out your time and coming and being with us today, sir. We really enjoyed. Thank you. I'm sure everybody's going to love it, sir. थैंक यू सर। जय हिंद सर। Thank you.